आओ दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और सीखते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। मैंने पिछली क्लास में आपको थ्योरी करा दी थी और आज की इस क्लास में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पहला मेथड। इसको हम बोलेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर दो अलग डिफरेंट टाइप्स है। एक है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर वेटेड समझाऊंगा। तो सिंपल हेडिंग डालेंगे आज की क्लास की, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड कोशिश करेंगे कि दोनों मेथड आज की क्लास में हम कवर कर पाए। ठीक है, पहले मतलब सीखते हैं। पहले फॉर्मूले का डराइव्ड कैसे हुआ, फॉर्मूला बना कैसे, वो सीखते हैं दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कभी पढ़ते हो गुडविल चैप्टर, तो ये समझो कि वो मेथड क्या कहना चाहता है। ये मत समझो कि फॉर्मूला क्या है और सीधा आंसर क्या आ रहा है। आप बहुत सारे स्टूडेंट यही करते हैं, फॉर्मूला देखा, स्टेप पहले हम ये निकालेंगे, दूसरा हम ये निकालेंगे और सीधा गुडविल निकल जाएगी। ये मत देखिए दोस्तों, मैं आपको फिर समझा रहा हूँ। अगर आप मेरे पास पढ़ रहे हैं, मेरे साथ पढ़ रहे हैं, तो ये देखिए कि वो हर एक मेथड क्या एजम्पशन मान के करता है, क्या उसकी एजम्पशन है। समझिए कि एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है। मान लो मिस्टर ए है दोस्तों, मिस्टर ए, ओहो, और ये है मान लो मिस्टर बी। तो दोस्तों मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कहा कि मैं तुम्हारा बिजनेस खरीदना चाहता हूं। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कहा कि मैं तुम्हारा बिजनेस खरीदना चाहता हूं। ये लिख दिया मैंने, मैं तुम्हारा बिजनेस खरीदना चाहता हूं। मैं तुम्हारा बिजनेस खरीदना चाहता हूं, ऐसा मिस्टर ए ने कहा मिस्टर बी से। अब मिस्टर बी ने कहा चलो ठीक है जी सर, मैं बिजनेस बेच दूंगा। ठीक, तो मिस्टर बी ने कहा ठीक है सर बेच दूंगा, पर आपको मुझे इसके बदले में पैसे देने होंगे। तो मिस्टर ए ने कहा सर कितने पैसे दूं। उसने मिस्टर बी ने कहा सर मैं कैलकुलेशन कर लेता हूं, आप उतने पैसे दे दीजिए, मैं अपना बिजनेस बेच दूंगा। ठीक है सर। इसमें मिस्टर बी ने कहा ठीक है। मिस्टर ए ने कहा मिस्टर बी से कि सर कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत है, नेट एसेट बताइए ना सीधा, जितनी आपकी नेट एसेट होगी उतना मैं आपसे पैसे दे दूंगा। नेट एसेट मतलब मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कहा कि देखो सर सिंपल सी बात है, आपके बिजनेस में टोटल एसेट कितनी है ये बताओ। मैंने कहा सर टोटल एसेट कितनी है ये बताए, टोटल एसेट। ठीक है सर बता दी। मान लो मिस्टर बी ने मिस्टर ए मिस्टर बी से कह रहे हैं कि सर मैं बताता हूं आपको मैं कितना पैसा दूंगा। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कहा कि बताओ सर आपकी टोटल एसेट कितनी है आपके बिजनेस की। मिस्टर बी ने कहा सर ये लो इतनी है। इसे बताओ सर टोटल लायबिलिटी कितनी है जो भी पेबल है, जो टोटल लायबिलिटी भी पे करनी है। मैंने कहा इतनी है। कहता है टोटल एसेट जितनी है वो मैं आपसे ले लूंगा और आपकी लायबिलिटी मैं आपको चुका दूंगा। जब ये टोटल कर दूंगा तो आ जाएगा नेट एसेट। कहता है जितनी ये नेट एसेट होगी उतना मैं आपको पैसे दे दूंगा। मतलब मत जस्ट अजम्पशन कि मिस्टर बी के बिजनेस के पास टोटल एसेट है 10 लाख रुपए की। मिस्टर बी के बिजनेस के पास टोटल एसेट कितनी की है, 10 लाख रुपए की है, और इनके पास लायबिलिटी है अभी और पे करनी 4 लाख रुपए इनको अभी और पे करने हैं। तो भाई 10 में से 4 का कितना बचेगा, 6 लाख। तो मिस्टर ए कह रहे हैं सर मैं आपको 6 लाख देने को तैयार हूं आपके बिजनेस का। कह रहा जी ऐसे कैसे। तो मिस्टर ए कह रहे हैं कि सर मैं आपको 6 लाख रुपए दे दूंगा। मैं आपको कितने दे दूंगा, 6 लाख रुपए दे दूंगा और आप अपना बिजनेस मुझे भेज दो। तो मिस्टर बी कह रहे हैं सर ऐसा थोड़ी ना होता है, सोचो सोचो। तो मिस्टर बी ने इनको सोचने में मजबूत करा। सोचने में मजबूर क्या करा, मिस्टर बी ने कहा सर देखो मैं अपना बिजनेस, मिस्टर बी ने कहा सर मेरा जो बिजनेस है वो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, एग्जिस्टिंग। ध्यान सुनना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बात समझ में आई, वाली बात समझ में आई, ये वाली बात समझ में आई ना आपको। मिस्टर ए मिस्टर बी का बिजनेस खरीदना चाहता है। ठीक है, मिस्टर ए कह रहा है कि सर मैं आपको टोटल 6 लाख रुपए दूंगा और आपकी जितनी एसेट है और जितनी लायबिलिटी है वो मैं टेक ओवर कर लूंगा और आपका बिजनेस टेक ओवर कर लूंगा। मतलब बिजनेस टेक ओवर करने का मतलब मैंने प्रीवियस क्लास में सिखाया था, बिजनेस खरीदने का मतलब ये नहीं होता बिजनेस का नाम खरीदे, बिजनेस खरीदने का मतलब उसकी एसेट और लायबिलिटी खरीद रहे हैं। ठीक है, तो बिजनेस मिस्टर ए ने कहा सर देखो आपके बिजनेस में टोटल एसेट 10 लाख की है और उसमें 4 लाख की मैं अगर लायबिलिटी चुका देता हूं तो 6 लाख मेरे पास आएगा। ये लो आप 6 लाख पकड़ो, अपना बिजनेस मेरे नाम कर दो। ठीक है सर। मिस्टर बी ने कहा सर ऐसा थोड़ी ना होता है, ये भी तो सोचो, मेरा बिजनेस जो है वो एग्जिस्टिंग बिजनेस है और मैं अपने बिजनेस में पिछले 3 साल से मैं बिजनेस कर रहा हूं। मेरा बिजनेस क्या है दोस्तों, एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है। क्या है, एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है। मिस्टर बी कह रहे हैं किससे, ये मिस्टर बी कह रहे हैं मिस्टर ए से जो बिजनेस खरीदना चाहता है उनका। कहा कि सर मेरा जो बिजनेस है वो एग्जिस्टिंग बिजनेस है और ये बिजनेस मैं आगे 3 साल, पिछले 3 साल से कर रहा हूं, पास्ट 3 साल से बिजनेस कर रहा हूं और कुछ इस तरीके से मेरा बिजनेस का प्रॉफिट हुआ है। पहले साल में मैंने 2 लाख रुपए प्रॉफिट अर्न करा, दूसरे साल में मैंने 3.5 लाख रुपए प्रॉफिट अर्न करा और तीसरे साल में मैंने
2.5 लाख रुपए प्रॉफिट अर्न करा। मेरा एग्जिस्टिंग पिछले 3 साल का जो मेरा डाटा है वो ये रहा। मेरा जो एक्सटेंशन बिजनेस है वो 5 साल पुराना है। मैंने जस्ट अजीब मान लिया कि मेरा जो बिजनेस है वो कितना साल पुराना है, 5 साल पुराना है। ठीक है, 5 साल पुराना है। और मैंने कहा सर पिछले 3 साल में मेरी इनकम कुछ इस तरीके से हुई है। देखो आप, मेरी इनकम कुछ इस तरीके से हुई है कि पिछले 3 साल की प्रीवियस 3 ईयर की मेरी इनकम है। पिछले साल मैंने कमाया 2.5 लाख रुपए, उससे पिछले साल से मैंने कमाया 3.5 लाख रुपए, और उससे पिछले साल मैंने कमाया 2 लाख रुपए। और सोचो सर, अगर आप मेरा बिजनेस ले लोगे, मिस्टर बी कह रहे हैं मिस्टर ए से, ध्यान सुनना, मैंने बात समझा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कॉन्सेप्ट को ध्यान सुनना। मिस्टर बी मिस्टर ए से कह रहे हैं कि अगर आप मेरा बिजनेस अभी ले लोगे ना, तो आपको मेरे बिजनेस से बड़ा बेनिफिट होगा। इन्होंने कहा क्या बेनिफिट होगा? मिस्टर बी ने कहा सोचो कि जब आप एक नया बिजनेस खोलते हो, आप मेरा बिजनेस मत लो। मिस्टर बी ने, मान लो मैं मिस्टर बी हूं और आप मिस्टर ए हो, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि सर अगर आप आज एक नया बिजनेस खोलोगे ना, अगर मिस्टर ए एक नया बिजनेस आज खोलते हैं ना, न्यू बिजनेस, तो न्यू बिजनेस खोलने पर मैं ये मानता हूं कि आपको पहले साल में 0 प्रॉफिट होगा। आपको पहले साल में कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। दूसरे साल में प्रॉफिट हो या 0 प्रॉफिट हो, या कुछ मतलब ज्यादा नहीं, 10,000 5,000 का प्रॉफिट हो जाए। सोचो सर, आप अगर आज एक नया बिजनेस खोलोगे, तो नया बिजनेस खोलने पर आपको ये नहीं होगा कि पहले साल में 2 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। आप जब नया बिजनेस खोलोगे तो आपको हो सकता है कि 0 प्रॉफिट हो। क्यों? क्योंकि आपको कोई जानता नहीं है मार्केट में। मुझे तो मार्केट में जानते हैं। सोचो, अगर आपने नया बिजनेस खोला तो आपको 0 प्रॉफिट होगा। और मिस्टर ए कह रहे हैं, मिस्टर बी कह रहे हैं मिस्टर ए से कि सर अगर आप नया बिजनेस खोलोगे तो आपको 0 प्रॉफिट होगा, और अगर आप मेरा बिजनेस खरीद लोगे तो आपको मिनिमम 2 लाख रुपए तो प्रॉफिट होएगा ही। तो बेनिफिट तो ले ही रहे हो मेरे बिजनेस से। आप मेरा बिजनेस खरीदना क्यों चाहते हो? आप तो मेरे को सिर्फ एसेट के पैसे दे रहे हो। जो मैंने पास्ट में मेहनत करी है, जो मैंने पास्ट में एफर्ट डाले हैं अपने बिजनेस के अंदर, और क्रिएट करे हैं कस्टमर, कस्टमर मुझे थोड़ी ना जानता है। मिस्टर बी कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं मिस्टर बी मैं हूं और मिस्टर ए हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि सर कस्टमर मुझे थोड़ी ना जानता है, मेरे बिजनेस को जानता है। अगर मैंने आपको मेरा अपना बिजनेस बेच दिया तो कस्टमर ये नहीं देखा कि आप मेरे बिजनेस का ओनर कौन है। कस्टमर देखा बिजनेस है, ये बिजनेस तो अच्छा मिलता है सर, यहीं से लेंगे सामान। मैंने अपने कस्टमर क्रिएट करे हैं। अगर आप कोई नया बिजनेस खोलते हो तो ये होगा कि आप 0 प्रॉफिट कमाओ पहले साल में, और मेरा बिजनेस में कवर करोगे तो आपको 0 प्रॉफिट होगा, आप कुछ प्रॉफिट तो कमाओगे ही। सर ये पास की मेहनत जो मैंने करी, और अगर आज मैंने आपको ये बिजनेस सेल आउट कर दिया, बिजनेस बेच दिया, जो मेरे पास की मेहनत है ना, उसकी अर्निंग जो मुझे होने वाली थी आगे फ्यूचर में, वो आपको होने लगेगी। ठीक है, तो सिर्फ आप मुझे ये मत दीजिए कि भाई एसेट का पैसा, नेट एसेट दे रहे हो, आप मुझे गुडविल का पैसा भी देखिए। मैं सिर्फ 6 लाख रुपए मानने को तैयार नहीं हूं, इसके साथ आप मुझे दोगे गुडविल का पैसा। गुडविल का पैसा क्यों? क्योंकि गुडविल का पैसा कौन मांग रहा है? मिस्टर बी मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि उन्होंने जो पास्ट में एफर्ट डाले हैं, अब मिस्टर बी का कोई बिजनेस खरीदता है, मिस्टर बी का बिजनेस खरीदेंगे तो मिस्टर ए को उनके पहले साल में लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट होगा, ये तो पक्का है। क्यों? क्योंकि मिस्टर बी को पहले से कुछ प्रॉफिट होता हुआ आ रहा है। और अगर इन्होंने बिजनेस बेच दिया तो ऐसा तो नहीं है कि प्रोडक्ट खरीदना बंद कर देंगे, कस्टमर खरीदेंगे तो वहां से। हाँ, एक टाइम होगा कि 2-3 साल तक ऐसा होगा कि यार हाँ चलो यार, ये है कि अब डिपेंड करता है कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कैसा है। मान लो आपने मेरा बिजनेस खरीदा, मैं बहुत अच्छी क्वालिटी दे रहा हूं, आप क्वालिटी बेकार कर रहे हो इन द सेंस कि भाई आपका अच्छा नहीं बना रहा, उनको टेस्ट नहीं आ रहा आपकी क्वालिटी का। मान लो हलवाई का बिजनेस है मेरा, आपने लिया, आपने कोई और कारीगर रखे, मैंने कोई और रखे थे अपने, मेरे कारीगर बढ़िया थे तो उन्होंने बढ़िया खाना बना के दे रहे हैं, सर्व कर रहे हैं। आपके कारीगर थोड़ा बढ़िया नहीं है तो वो गलत खाना बना रहे हैं, लोगों को पसंद नहीं आ रहा, धीरे धीरे लोग कटते चले जाएंगे लोग। समझ में आ रहा है? समझा रहा है? तो सिर्फ ये समझो कि नेट एसेट का पैसा देना ही इनफ नहीं होता। जो पर्सन पहले से बिजनेस कर रहा है उसने भाई पास्ट में एफर्ट करा होता है, और उसका एफर्ट का प्रॉफिट वो आगे फ्यूचर में कमाता, पर ये तो बिजनेस बेच रहा है। तो बस यही कह रहा है मिस्टर बी मिस्टर ए से कह रहा है कि सर देखो, जो मैंने पास्ट में मेहनत करी है ना, उसका बेनिफिट मुझे फ्यूचर में होना था, पर फ्यूचर तो तब होगा जब मैं बिजनेस नहीं बेचूंगा। आप मेरा बिजनेस खरीद रहे हो, जो बेनिफिट मुझे फ्यूचर में होता, वो बेनिफिट मुझे आप उसके बदले का पैसा दे दो अभी, बस इन द नेम ऑफ गुडविल।
ये समझ में आया? ये समझ में आया क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? ये समझ में आ रहा है क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? तो ये मेथड कहता है, ये मेथड कहता है कि अगर कोई बिजनेस पहले से चल रहा है, ठीक है, और उस बिजनेस को कोई खरीद लेता है, तो दूसरी पार्टी जिसने बिजनेस खरीदा था उसको पहले, उसके पहले साल में जब उसने नया बिजनेस, मान लो आपने मेरा बिजनेस खरीद लिया, तो अब आपके लिए पहला साल हो गया उस बिजनेस के लिए, तो आपको उस पहले साल में जीरो प्रॉफिट नहीं होगा, आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो होगा, क्योंकि मैंने, जो प्रीवियस ओनर था बिजनेस का, उसने एफर्ट डाल के कस्टमर तो क्रिएट करे। और अगर कोई पर्सन यही सेम बिजनेस, अगर कोई पर्सन यही सेम बिजनेस क्या करे, न्यू खोले, तो हो सकता है कि उसको जीरो प्रॉफिट हो पहले साल में, कस्टमर क्रिएट करना पड़ेगा, उसको टाइम लगेगा, मेरे पास 2 लाख तक प्रॉफिट कमाने में टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। कि भाई मान लो आपने उससे पहले साल में जीरो कमाया, दूसरे साल में 10,000 प्रॉफिट कमाया, 2 लाख आने तक तो बहुत टाइम लग जाएगा उसको, और उसको तो पका पकाया बिजनेस मिल रहा है। तो क्या जो पर्सन ने मेहनत करी वो गुडविल के पैसे नहीं लेगा? क्या लेगा सर? बस पहले समझो कि गुडविल के पैसे लिया क्यों जा रहे हैं, गुडविल कैसे निकलेगी ये तो मैं सिखा ही दूंगा दोस्तों। पहले ये समझो गुडविल के पैसे लिए क्यों जा रहे हैं, कि अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन का एग्जिस्टिंग बिजनेस खरीदता है, तो उसको जब वो पहले साल उस बिजनेस में काम करेगा, तो पक्की बात है कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो अर्न करके देगा। पर अगर वो किसी का एग्जिस्टिंग बिजनेस ना खरीद के कुछ नया बिजनेस खरीदे, तो हो सकता है उसको लॉस भी हो जाए, हो सकता है उसको थोड़ा प्रॉफिट हो जाए, हो सकता है उसको जीरो प्रॉफिट हो, पर उतना प्रॉफिट नहीं होगा जितना एग्जिस्टिंग बिजनेस से प्रॉफिट अर्न कर सकता था अगर वो खरीदता। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है कि अगर वो कोई भी पर्सन, मिस्टर ए के पास 2 चॉइस है, कि या तो वो नया बिजनेस खोले जो वो खोलना चाहते हैं, या जो वो बिजनेस खोलना चाहते हैं वो किसी के एग्जिस्टिंग बिजनेस को खरीद ले। अगर वो एग्जिस्टिंग बिजनेस खरीदेंगे, अगर नया बिजनेस खरीदेंगे तो उनको पैसा लगाना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग बिजनेस खरीदेंगे तब भी पैसा लगाना पड़ेगा। बेनिफिट क्या है दोनों में? अगर वो नया बिजनेस खोलते हैं तो उनको हो सकता है कि पहले साल में लॉस हो जाए, हो सकता है कि पहले साल में जीरो प्रॉफिट कमाए, हो सकता है कि कुछ प्रॉफिट हो जाए, कुछ ही होगा, ऐसा तो नहीं है पहले साल में अंधा पैसा कमा लिया उसने, नहीं। पर अगर वो एग्जिस्टिंग बिजनेस खरीदता है तो ये तो पक्की गारंटी उसको प्रॉफिट होगा ही होगा, क्योंकि जो प्रीवियस ओनर था उसने अपनी एफर्ट तो दिखाए। तो बस प्रीवियस ओनर यही कहना चाहता है, कहता है सर देखो, आप मेरा बिजनेस खरीद रहे हो, मिस्टर बी कह रहा है मिस्टर ए से कि सर आप मेरा बिजनेस खरीद रहे हो और मैंने पास्ट में मेहनत करी है, इसका बेनिफिट मुझे फ्यूचर में होना था, अगर मैं आप बिजनेस आपको बेच दूं तो मेरी पास की मेहनत का बेनिफिट आपको हो जाएगा। बस जो बेनिफिट मेरे पास की मेहनत का बेनिफिट आपको हो रहा है ना, उसकी कैलकुलेशन मैं कर देता हूं, बस उतना प्रॉफिट आप मुझे, उतना पैसा जो मेरी पास्ट की मेहनत करी हुई है, जो मैंने पास्ट में मेहनत करी है, और अगर मैं आपको आज बिजनेस बेच दूं तो मेरी जो पास्ट में मैंने मेहनत करी है उसका बेनिफिट आपको हो जाएगा, बस वो बेनिफिट का अमाउंट मुझे दे देना बिजनेस खरीदते टाइम, बस मेरा हिसाब क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है सर ले लो। उन्होंने कहा 6 लाख तो मैं नेट प्रॉफिट का, नेट एसेट का दूंगा, जो एसेट मेरे पास आई, प्लस खाते में क्या दूंगा, गुडविल दूंगा। अब मैंने कहा, अब मिस्टर ए कह रहे सर ठीक है, आप मिस्टर ए हो मैं मिस्टर बी हूं, आपने कहा सर ठीक है मैं आपको गुडविल का पैसा देने का, मैं आपकी बात समझ पा रहा हूं कि आपने प्रीवियसली बहुत मेहनत करी हुई है अपने बिजनेस के अंदर, आपने कस्टमर क्रिएट करे हुए हैं, और अगर आप मेरा बिजनेस खरीद लोगे तो मेरी मेहनत का बेनिफिट आपको हो जाएगा, बस आप मुझसे वो बेनिफिट का अमाउंट मांगना चाहते हो इन द नेम ऑफ गुडविल, सिंपल सी बात है। ठीक है सर। मैंने कहा आप रेडी हो गए, मिस्टर ए रेडी हो गया, मैं भी रेडी हो गया, ठीक है सर मुझे गुडविल, मुझे 6 लाख रुपए तो मिलेगा मेरी नेट एसेट का, जो एसेट लेकर जाओगे आप, मुझे गुडविल का पैसा भी लगेगा। तो आपने मुझसे कहा सर गुडविल कैसे निकाले? मैंने कहा सर सिंपल सी बात है, आप मुझे गुडविल 2 लाख रुपए दे दो। देखो सबसे ज्यादा मेरा प्रॉफिट कहां हुआ है, 3.5 लाख रुपए। मैंने कहा सर ये दे दो 3.5 लाख रुपए। मैंने कहा ये दे दो 3.5 लाख रुपए। मैंने कहा ऐसे कैसे, आपने ज्यादा प्रॉफिट क्यों लिया है? मैं तो कह रहा हूं ये ले लो 2 लाख रुपए। कह रहा नहीं सर 2 लाख रुपए नहीं। तो यहाँ पर लड़ाई हो गई। मैं कह रहा हूं कि मुझे 3.5 लाख के हिसाब से गुडविल दो, क्योंकि ये ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट है। आपने कहा सर जोड़ी थोड़ी ना है, आपका डाउट आ गया। सुन लो ध्यान से, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, ठीक है ध्यान सुनना। गुडविल की कैलकुलेशन में आप दोनों लड़ने पड़े, आप भी और मैं भी। आप मिस्टर ए हो, मैं मिस्टर बी हूं। मैं कह रहा हूं जी मुझे हाईएस्ट प्रॉफिट पे गुडविल चाहिए। आपने कहा हाईएस्ट प्रॉफिट पे क्यों चाहिए? मैंने कहा देखो सोचो, हाईएस्ट प्रॉफिट हो रहा है, आपको आगे जाकर भी तो हाईएस्ट होगा। मैंने कहा सर ऐसा, आपने कहा सर ऐसा थोड़ी ना होता है। आपने मुझसे कहा सर लोएस्ट प्रॉफिट हो, मैं तो 2 लाख के हिसाब से गुडविल दूंगा। तो मैंने कहा सर 2 लाख के हिसाब से क्यों दूंगा? आपने कहा कि सर मान लो मैंने आपका बिजनेस खरीदा, कुछ कस्टमर आपके नाम से चले गए तो मेरे को तो कम प्रॉफिट होगा 2 लाख रुपए। यहां लड़ाई हो गई। मैं कह रहा हूं कि हाईएस्ट प्रॉफिट दो, हाईएस्ट प्रॉफिट के हिसाब से मुझे गुडविल मिलना चाहिए।
आप कह रहे हो कि लोवेस्ट के हिसाब से गुडविल मिलना चाहिए, यहां हो गई लड़ाई, और जब लड़ाई हो जाती है तो एक बीच का रास्ता ढूंढा जाता है, और बीच का रास्ता है ना आपकी ना मेरी सुनी जाएगी। ये मेथड कहता है कि एवरेज निकाल लो, ये मेथड कहता है कि एवरेज निकाल लो भाई। ये मत देखो किसी कोई हायस बोल रहा है, मैं तो चाहूंगा कि मुझे ज्यादा रुपए के हिसाब से गुडविल मिले, आप चाहोगे कि आपको कम के हिसाब से गुडविल देना पड़े, है ना, यही तो होगा ना। तो हमने कहा ना आपकी ना मेरी ना ज्यादा ना कम, एवरेज कर लेते हैं। मैंने कहा एवरेज कितना करते हैं, कहता है पिछले प्रीवियस 3 साल में आपने कितना कमाया ना उसका एवरेज निकाल लो। मैंने कहा ठीक है सर एवरेज निकाल लेते हैं। तो मैंने कहा देखो एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया मैंने, प्रॉफिट का क्या करा मैंने, एवरेज करा। क्या करा, प्रॉफिट का एवरेज करा। क्यों, क्योंकि यहां पे लड़ाई हो रही थी। लड़ाई किस बात पे हो रही थी कि जिसको गुडविल का पैसा मिलना था वो सोचा था कि ज्यादा प्रॉफिट वाले बिजनेस, ज्यादा जो प्रॉफिट हो उसके हिसाब से गुडविल मिल जाए, और जिसको गुडविल का पैसा देना था मिस्टर ए को, वो कह रहा है कि भाई कम के हिसाब से गुडविल का पैसा देना पड़े। दोनों लड़ पड़े। तो भाई इस केस के अंदर तो क्या कर रहे भाई, ना तेरी ना मेरी, ऑन एन एवरेज कर लेते हैं। मैंने कहा 3 साल में कितना कमाया, मैंने कहा पहले कमाया 2 लाख रुपए, फिर कमाया 3.5 लाख रुपए, और फिर कमाया 2 लाख रुपए। 3 चीज को ऐड करा, 3 से कर दो डिवाइड, जितना चीज आप ऐड करते हो उतने से डिवाइड करते हो तो उसको कहते हैं एवरेज। मैंने कहा लो करो जरा, 2 लाख प्लस 2.5 प्लस 3.5 ये हो गया 8 लाख। तो 8 लाख डिवाइड बाय 3 ये आ गया 2.6 लाख। तो 2.6 लाख के हिसाब से आप मुझे पैसे दे देना भैया। 2.6 लाख, ना 3.5 लाख ना 2 लाख, 2.6 हो गया ऑन एन एवरेज, ना तुम्हारी ना मेरी, आ गया एवरेज। तो मिस्टर ए कहने लगे ठीक है सर ये लो पकड़ो 2.5 लाख रुपए और। मैंने कहा सर रुक जाओ, ऐसा थोड़ी ना होता है। अभी कहां गुडविल निकला, अभी तो ये निकला है कि ऑन एन एवरेज 1 साल में कितना कमा लेता हूं मैं। ये तो ये निकला कि अब अगर आप मेरा बिजनेस खरीदते हो और यहां से आप स्टार्ट करते हो तो आप ये पैसा आप यहां पर 2.6 लाख कमा लोगे। ये तो वो है अमाउंट कि आप 1 साल में कितना कमा लोगे। मैंने ये कब कहा कि आप मेरी बेनिफिट, ध्यान सुनना, मैं ध्यान सुनो क्या कह रहा हूं। मिस्टर बी मिस्टर ए से कह रहे हैं, मिस्टर बी मैं आपसे कह रहा हूं कि सर आप ये 2.6 लाख रुपए 1 साल में कमाओगे मेरी मेहनत से। ये मतलब है उसका कि ऑन एन एवरेज कितना पैसा कमा रहा है ये बिजनेस, ऑन एन एवरेज कितना पैसा कमाता है, कभी 2 लाख कभी 3.5 कभी 2.5, तो ऑन एन एवरेज देखा तो ये बिजनेस 1 साल में 2.6 लाख रुपए कमाता है। ठीक है सर ये समझ में आ गया, ऑन एन एवरेज 2.6 लाख रुपए कमा रहा है। तो मैंने आपसे कहा कि ये मिस्टर ए कहने लगे क्या ये लो भाई 6 लाख रुपए तो आप पढ़ो नेट एसेट का, जो आपकी मैं एसेट और लायबिलिटी ले जाऊंगा उसका 6 लाख रुपए, प्लस आप पकड़ो 2.6 लाख रुपए गुडविल का जो आपने अभी कहा कि भाई, मैंने कहा सर ये नहीं गलत कैलकुलेट कर रहे हो आप, मैंने तो ये 2.6 लाख रुपए वो निकाला है कि जो 1 साल में अर्न करता है ये बिजनेस, ये एग्जिस्टिंग बिजनेस अब 1 साल में 2.6 लाख रुपए कमाता है, ये मैंने निकाला है। ऑन एन एवरेज 1 साल में कितना कमाता है, मैंने ये कहां निकाला कि मेरी पास की मेहनत का बेनिफिट आपको 1 साल तक ही होगा। मैंने अनुमान लगाया है सर, मैंने एक एस्टिमेट करा है, हम दोनों ने मिलकर एक एस्टिमेट करो। सर सोचो जब आप मेरा ये बिजनेस खरीदोगे, मैं कह रहा हूं मिस्टर बी मिस्टर ए से आपसे, और मैं आपसे कहा कि सर सोचो कि जब आज मुझे मेरा बिजनेस आप 5 साल बाद खरीदोगे तो जो मैंने 5 साल में मेहनत करी है उसका बेनिफिट आने वाले आपको 1 साल में नहीं होगा, आने वाले टाइम में आपको 3 साल तक वो बेनिफिट देगा। दोबारा सुनो क्या बोल रहा हूं मैं, मिस्टर बी मिस्टर ए से कह रहा है कि सर 5 साल जो मेरा एग्जिस्टिंग बिजनेस चला है और 5 साल जो मैंने कस्टमर क्रिएट करे हैं, कस्टमर बनाए हैं, गुडविल क्रिएट करी है, मेरी जो पास्ट की मेहनत है, अब आप जब 5 साल बाद ये बिजनेस खरीद लोगे, 6ठे साल से जो मेरी मेहनत होगा, क्योंकि आप तो नया बिजनेस, आपके लिए तो नया हो गया बिजनेस, मेरा बिजनेस आपने खरीदा आपके लिए तो नया हो गया ना। तो मैंने कहा कि सर देखो 5 साल जो मैंने मेहनत करी वो मेहनत आप आने वाले 3 सालों तक कमाओगे, 1 साल में नहीं होगा, आने वाले 3 साल तक आपको ये बेनिफिट होगा मेरी गुडविल का। अब अगर आप आज मेरा बिजनेस खरीद लो ना 5वें साल में, तो आने वाले 3 सालों में ये बेनिफिट देगा। ये 2.6 लाख रुपए जो 1 लाख रुपए हो रहा है ना, ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपए 1 साल में निकल रहा है, ये 2.6 लाख क्या निकला, इसका मतलब बताओ पहले, इसका मतलब क्या है, मतलब समझो, इसका मतलब है कि ये जो बिजनेस है ना जो आप मेरे से खरीद रहे हो, ये मेरा बिजनेस, ये 5 साल जो चला है, ये ऑन एन एवरेज 1 साल में अब 2.6 लाख रुपए कमाने लगा है। हो सकता है थोड़ा ऊपर हो जाए, एवरेज का मतलब क्या होता है, डिफरेंस ही तरह हो सकते हैं, हो सकता है थोड़ा ऊपर हो जाए तो नीचे हो जाए, पर ऑन एन एवरेज 2.6 लाख रुपए अर्न करता है। और मैंने ये कहा कि सर मेरे हिसाब से मेरी 5 साल में करी हुई मेहनत, और अगर आप 5वें साल बाद मेरा बिजनेस ले जाओगे तो आने वाले अगले 3 साल तक मेरी मेहनत का बेनिफिट उठाओगे। तो बस
अगर एक साल में आपको ऑन एन एवरेज 2.6 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा कर देगा मेरा बिजनेस, तो आने वाले 3 सालों में आपको कितना कमा कर देगा, मल्टीप्लाई बाय मैंने 3 कर दिया। मैंने कहा 2.6 लाख मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ गया 7.8 लाख। मैंने कहा बस सर 7.8 लाख रुपए का अमाउंट है गुडविल का, इतना मुझे आपको देना पड़ेगा, आपने मुझे इतना देना है। सर कैसे निकाला सर समझाइए। मैंने कहा ऐसे निकाला कि सबसे पहले तो मैंने कहा मिस्टर बी के जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसके 3 साल का प्रॉफिट बताओ। तो मैंने कहा देखो पहले साल का प्रॉफिट, सेकंड साल का, पहले 5 साल हो गए थे ना मिस्टर बी को, तो मैं थर्ड ईयर से प्रॉफिट निकालना चालू करा था। थर्ड ईयर का प्रॉफिट, फोर्थ ईयर का प्रॉफिट और फिफ्थ ईयर का प्रॉफिट। समझना ध्यान से, ठीक है। मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान समझेंगे। मिस्टर बी का 5 साल, 3 साल, पिछले 3 साल का, जस्ट प्रीवियस 3 साल का प्रॉफिट है। पहले साल का, पहले तीसरे साल का, क्योंकि पहले साल दूसरे साल जब उसने काम करा उसको इतना प्रॉफिट नहीं हुआ, तो 30 साल का, 2 साल उसने बहुत मेहनत करी, गुडविल क्रिएट करी, और फिर तीसरे चौथे साल में प्रॉफिट का अर्न होना चालू हुआ। तो पहले तीसरे साल में उसने कमाया 2 लाख, उसके बाद 3.5 लाख, और उसके बाद कमाया सर 2.5 लाख। मतलब समझना, मैंने कहा ना मतलब आपको कोई नहीं समझाएगा, मेथड का मतलब क्या, सोल्व करना हर कोई समझा देगा आपको, मतलब समझो। अब ये मेथड क्या कह रहा है, मिस्टर बी क्या कह रहा है, मिस्टर बी ने कहा सर ये देखो मेरा 3 साल का प्रॉफिट है। अब मैंने कहा सर देखो आपको तो 6 लाख रुपए देने पड़ेंगे नेट एसेट के, नेट एसेट के आपको कितने देने पड़ेंगे, 6 लाख रुपए। किसको देने पड़ेंगे, मिस्टर ए को, और मिस्टर ए को साथ में देने पड़ेगा गुडविल का पैसा। अब गुडविल की कैलकुलेशन निकालने के लिए मैंने क्या करा, मैंने देखा सबसे पहले कि मैंने देखा ये बिजनेस तो अलग अलग डिफरेंट ईयर में डिफरेंट इनकम कमा रहा है ना। मैंने देखा ये बिजनेस कितना कमा रहा है, डिफरेंट इनकम कमा रहा है। तो मैंने सबसे पहले निकाला कि यार देखो ये पहले कभी कमाता है 2 लाख रुपए, कभी कमाता है 3.5 लाख रुपए, कभी कमाता है 2.5 लाख रुपए। तो मैंने कहा ऐसे तो कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। तो मैंने कहा ये बिजनेस एक साल में ऑन एन एवरेज कितना अर्न करता है, एक साल में कितना कमा सकता है मिनिमम, ऑन एन एवरेज कितना। तो मैंने कहा एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। मैंने क्या निकाला दोस्तों, एवरेज प्रॉफिट। मैंने कहा ये ऑन एन एवरेज कितना प्रॉफिट कमाता है, तो ऑन एन एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए मैंने 2 लाख रुपए, कभी ये 2 लाख कमा रहा है, कभी ये 3.5 लाख कमा रहा है, कभी किसी साल में 2.5 लाख कमाता है, समझ नहीं आ रहा है ये एक साल में कितना कमा रहा है। तो मैंने कहा देखो एवरेज निकाल लेते हैं ना, आपकी ना मेरी, मैं तो ज्यादा चाहूंगा आप कम चाहोगे, देखो एवरेज कर लेते हैं। तो एवरेज से पता चल जाएगा कि ऑन एन एवरेज इतना कमा लेगा, ऊपर नीचे थोड़ा चलता है क्योंकि एस्टिमेट बेसिस पर होता है सब कुछ, गुडविल सारा एस्टिमेट बेसिस पर होता है, ठीक है। 2 लाख, 3.5 लाख और 2.6 लाख आता, मैंने निकाला था ना, ये 2.6 लाख आ गया था। तो ये 2.6 लाख क्या इंडिकेट कर रहा है, पहले तो ये समझो। 2.6 लाख ये इंडिकेट करता है कि ये बिजनेस आने वाले टाइम पे 2.6 लाख रुपए एक साल में कमा सकता है। अब कमा सकता है, हो सकता है कि इससे थोड़ा कम कमाए, हो सकता है इससे थोड़ा ज्यादा कमा दे, पर ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा ज्यादा डिफरेंस नहीं आ जाएगा। एवरेज का मतलब है इसके आसपास ही रहेगा, ठीक है सर। पर ये मुझे समझ में आ गया कि अगर मैं बात करूं छठे ईयर की, अगर मैं बात करूं 7वें ईयर की, तो ये बिजनेस आने वाले टाइम पे 2.6 लाख ऑन एन एवरेज छठे 7वें ईयर में कमा लेगा। तो मैंने कहा देखो सर, मिस्टर बी ने कहा कि ठीक है सर, मिस्टर बी ने मिस्टर ए से कहा कि देखो गुडविल की कैलकुलेशन निकालने के लिए तो पहले तो मैंने ये निकाला कि एक साल में मेरा बिजनेस कितना कमाएगा। अब मिस्टर ए ने अगर 5वें साल में इसका बिजनेस ले लिया, तो मिस्टर बी कह रहे हैं सर देखो अब आपने मेरा बिजनेस लिया, अब छठा साल, 7वां साल, 8वां साल आप काम करोगे मेरे बिजनेस पे। 5 साल तो मैंने काम करा, 6, 7, 8 करोगे, आपको बिजनेस मिला नया नया और पका पकाया बिजनेस मिल गया, ठीक है। बस आपको प्रॉफिट होगा 2.6 लाख, 2.6 लाख, 2.6 लाख। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि, ध्यान सुनना, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर ये बिजनेस, मेरा बिजनेस, मिस्टर बी का बिजनेस, एग्जिस्टिंग बिजनेस एक साल में आने वाले टाइम पे 2.6 लाख रुपीस कमाएगा पर एनम में, एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या है, फ्यूचर में अब ये बिजनेस 2.6 लाख रुपए अर्न करेगा छठे, 7वें, 8वें एवरेज बेसिस पर। हो सकता है इससे ज्यादा कम हो सकता है, एवरेज का मतलब ये होता है। तो मिस्टर बी कह रहे हैं कि देखो सर, ये 2.6 लाख रुपए आप कमाओगे ना एक साल में, ये आने वाले 3 सालों तक आप कमाओगे मेरी पास की मेहनत से। क्या बोला मैंने, मेरी पास्ट की मेहनत से, मेरे पास्ट के एफर्ट से ये 2.6 लाख, ध्यान सुनना, ये 2.6 लाख आप आने वाले 3 सालों तक कमाओगे। और उसके बाद अपना एफर्ट लगाओगे। तो ये एस्टिमेट होता है, मैं फिर आपको कह रहा हूं, ये 3 साल कैसा आया, ये
एस्टिमेट होता है, ये हमेशा मैं क्वेश्चन देगा, पर ये 3 साल का मतलब समझ लो पहले क्या है। मेरी पास के एफर्ट से, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस का ओनर है मिस्टर बी, वो कह रहा है मिस्टर ए से कि मेरी पास की मेहनत से ये 2.6 लाख आप एक साल में कमा रहे हो, एक साल में कमाओगे फ्यूचर में, और ये आने वाले 3 सालों तक आप अर्न कर सकते हो मेरी मेहनत से। ये है गुडविल। ठीक, गुडविल कैसे कि मैंने कहा देखो सर 2.6 लाख तो आप एक साल में कमाओगे, एस्टिमेट लगा ला कि देखो एक साल में आप 2.6 लाख तो कमा लोगे, हो सकता थोड़ा ऊपर नीचे हो, ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। अब ये कितने सालों तक आप कमाओगे, ये 3 साल तक कमाओगे। सर 3 साल कैसा है, ये भी एस्टिमेट है, हमें क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा। जब ये क्वेश्चन में गिवन होगा तो हमने कहा 2.6 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट कॉल 7.8, और ये 7.8 लाख रुपए क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि मिस्टर बी ये कह रहे हैं कि मेरी 5 साल की मेहनत से आप आगे आने वाले 3 सालों तक अर्न करोगे मेरी मेहनत से, अपना कोई एफर्ट नहीं लगाओगे, ये 3 सालों तक तो मेरी मेहनत से ही कमाओगे। इससे 3 सालों तक जो प्रॉफिट अर्न करोगे ना, वो प्रॉफिट का पैसा मुझे पहले दे दो, क्योंकि गुडविल मेरी है, उसके बाद आप करते रहना। सही भी कह रहा है, गलत कहां कह रहा है भाई। मैंने 5 साल मेहनत करी भाई, आप सोचो आपने 5 साल मेहनत करी, 5 साल मेहनत करने के बाद अब मैंने आपका बिजनेस खरीद लिया। जब मैं आपका बिजनेस करूंगा, जो 5 साल की आपकी मेहनत है, आपके 5 साल की मेहनत से मैं आगे आने वाले 3 सालों तक कमाऊंगा पैसा। तो आप नहीं मांगोगे पैसा कि भाई मेरी 5 साल की मेहनत से आगे वाले 3 साल तक कमाओगा। तो भैया वो मैं आप पैसे कह रहे हो कि सर सिंपल सी बात है, आप जो मेरी मेहनत से आने वाले 3 सालों तक आप जो पैसा कमाओगे ना, वो 3 सालों का टोटल प्रॉफिट मुझे दे दो एस्टिमेट बेसिस पर। बस मैं ज्यादा नहीं मांग रहा, एस्टिमेट। ये आपका बेनिफिट हो जाएगा कि भाई हो सकता है कि आप अगले छठे साल में आपने और अच्छी मेहनत करी, आपने 4 लाख रुपए कमा लिया, बाकी आपका मैं तो 2.1 लाख 6 लाख 2.6 लाख रुपीस के हिसाब से पैसा दे देना मुझे, और 3 सालों तक दे देना। ये 3 सालों का मतलब क्या होता है, ये 3 सालों का मतलब होता है कि प्रीवियस ओनर की मेहनत से आने वाले फ्यूचर में 3 सालों तक कमाया जा सकता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। क्या बोलते हैं इसको, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। मतलब समझ लो, मैं फिर कह रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको नंबर्स ऑफ ईयर का परचेज का मतलब भी नहीं पता होता, बस वो कैलकुलेशन करे ही जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर स्टूडेंट, हो सकता है आपको पता हो सकता है आपको ना पता हो सकता है ना भाई, ठीक है। तो नंबर्स ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या बताएगा, क्या बताया है, बताओ सर जरा। नंबर्स ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या है, नंबर्स ऑफ ईयर का परचेज का मतलब होता है कि जो प्रीवियस ओनर होता है, उसने जो मेहनत करी होती है, उसकी मेहनत का जो बेनिफिट होता है, वो आगे जाके नया ओनर 3 सालों तक अर्न करेगा, उसकी मेहनत से आने वालों 3 सालों तक अर्न करेगा प्रॉफिट। किसकी मेहनत का, प्रीवियस ओनर की मेहनत का। तो ये होता है नंबर्स ऑफ ईयर परचेज, कि आप ये 2.6 लाख रुपए जो एक साल तक कमाओगे मेरी मेहनत से, ये कितने टाइम पीरियड तक कमाओगे, 3 सालों तक कमाओगे। ये एस्टिमेट होता है, क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज, दैट 7.8 लाख। इसका मतलब ये समझ में आया कि मेरी मेहनत से आप 3 साल में 7.8 लाख रुपए कमा लोगे। तो बस यही 7.8 लाख रुपए मुझे गुडविल के नाम का दे देना। बन गया फॉर्मूला, फॉर्मूला बन गया दोस्तों एवरेज प्रॉफिट का। यही था एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला। बताओ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालूं, तो स्टेप नंबर 1, सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा। तो ये तो मैंने कहा ना, बहुत अच्छे सिंपल से सिंपल एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, मैंने कहा हर एक मेथड अलग तरीके से सोचता है। ये मेथड क्या सोचता है अभी समझ नहीं आएगा, ये मेथड क्या सोचता है मुझे जब सुपर प्रॉफिट कमाऊंगा ना, कराऊंगा ना, तब बताऊंगा आपको ये मेथड क्या सोचता है। ठीक है, सुनना, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये मेथड क्या सोच रहा है मैं आपको बताऊंगा जब मैं सुपर प्रॉफिट कमाऊंगा, तब आपको डिफरेंसेस नजर आएगा कि एवरेज, सिंपल एवरेज में सुपर प्रॉफिट में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अभी ये मेथड क्या एक्सपेक्ट अजम्पशन लेके करता है काम, क्या अजम्पशन लेके गुडविल निकालता है, अभी मत समझो, मेरे को टाइम दो, सुपर प्रॉफिट कमान दो, ऐसा डिफरेंस बताऊंगा ना आपको, आप कहोगे हाँ सर हाँ अब समझ में आया कि ये मेथड क्या अजम्पशन लेता है और सुपर प्रॉफिट वाला मेथड क्या अजम्पशन लेता है। सबका अलग अलग तरीका है मानने का। तो ये मेथड ने कहा कि सिंपल है कि आप सबसे पहले निकालो कि ऑन एन एवरेज एक साल में कितना कमाया जाएगा बिजनेस द्वारा। तो मैंने कहा पहले तो आपने निकाला एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। तो ऑन एन एवरेज एक साल में कितना कमाएंगे, ऑन एन एवरेज एक साल में कैसे निकालेंगे, मैंने कहा भैया फर्स्ट प्लस सेकंड ईयर प्रॉफिट और प्लस थर्ड ईयर प्रॉफिट, जो भी होगा एक्सपेक्टेड अपॉन में 3 कर देना, जितने साल का प्रॉफिट जोड़ोगे उतने साल से डिवाइड कर देना। इससे ये पता चलेगा, इससे पता चलेगा कि एक साल में फ्यूचर बिजनेस इतना कमाएगा। क्या पता चलेगा, लिख लेना यहां पर, इससे ये पता चलेगा
फ्यूचर में अब बिजनेस पर ईयर कितना कमाएगा। पास्ट डाटा के हिसाब से मैंने फ्यूचर का एक्सपेक्ट कर लिया, फ्यूचर का अनुमान लगा लिया कि पास्ट में कितना कमाया था, अब फ्यूचर में और कितना कमा सकता है ये। ठीक है, एक साल में एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद आपका पहला स्टेप था कि आप पहले ये बताओ कि एक साल में कितना कमाएगा। ठीक है सर, हमने निकाला कि एक साल में इतना ये कमा सकता है। अब ये बताओ कि आपने जो एक साल में कमाया, एक साल में इतना कमा सकता है 2.6 लाख मैंने लिखा, तो वो पिछले ऑनर के मेहनत से, पिछले ऑनर की मेहनत के बेनिफिट से आगे कितने सालों तक कमाएगा, मतलब उसको अपना। इसका मतलब ये है कि जो नया ऑनर है वो अपना बिल्कुल इफेक्ट ना देना, बिल्कुल एफर्ट ना दे, इफेक्ट कह रहा हूं, बिल्कुल एफर्ट, कोई मेहनत ना करे, तब भी वो आने वाले 3 सालों तक 2.6 कमा सकता है। ये 3 कैसा आया, ये क्वेश्चन बताएगा, हर बार ये कैलकुलेशन होती है, क्वेश्चन बताता है, ये हमें नहीं निकाल सकते इसको, ये भी एस्टिमेट बेसिस पर होता है। तो हमने गुडविल निकालने के लिए क्या करा भाई, सिंपल सी बात है, मैंने कहा कि देखो आप आने वाले 3 सालों तक कमाओगे पैसा, मेरी मेहनत का पैसा आने वाले 3 साल तक कमाओगे, और कितना कमाते हो एक साल में, एवरेज प्रॉफिट कमाते हो एक साल में 2.6 लाख। तो मैंने कहा देखो एवरेज प्रॉफिट आप एक साल में कमाते हो, ठीक है, और ये एवरेज प्रॉफिट जो एक साल में आप कमा रहे हो वो आने वाले मेरी मेहनत का 3 साल तक कमाओगे, दैट्स कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर परचेज, निकल जाएगी गुडविल। मुझे बताओ फॉर्मूला क्या समझाया मैंने, क्या फॉर्मूला मैंने ऐसे ही बता दिया आपको। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब पता चल रहा है, कोई आपसे पूछ रहे तो बता जरूर देना आप, नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या होता है। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है कि आने वाले टाइम में प्रीवियस ओनर की मेहनत का आने वाले कितने टाइम में मैं कितना कमा सकता हूं पिछले ओनर की। मैं अगर कुछ भी ना एफर्ट लगाऊं तो प्रीवियस ओनर के ही एफर्ट की वजह से मैं फ्यूचर में कितने टाइम तक कमा सकता हूं, ये पर ईयर प्रॉफिट, दैट्स कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर परचेज। बस उतने साल का प्रॉफिट बन जाएगा। भाई एक साल में आप 2.6 लाख कमा रहे हो, ठीक है, और ये 2.6 लाख मेरी मेहनत से आप 3 साल तक कमा रहे हो। मैंने कहा ठीक है, मल्टीप्लाई करना जरा 2.6 लाख को 3 लाख से, तो 2.6 लाख तो मेरा था एवरेज प्रॉफिट एक साल में, और ये आने वाले टाइम में 3 साल तक कमा रहे हो आप मेरी मेहनत का, तो भाई 7.8 लाख रुपए। मैंने कहा यही है अमाउंट ऑफ गुडविल, जो पैसा मेरी मेहनत से कमाओगे मुझे दो, और फिर ले जाओ अपना बिजनेस, खरीद लो बिजनेस। भाई गुडविल का पैसा तो दोगे ही, ठीक है, ये तो नहीं कि अभी क्या चल रहा है, फ्यूचर में मेरा कितना कमाओगे उसका पैसा दो अभी। ठीक है सर, समझ में आया, समझ में आ गया, दैट्स द मीनिंग ऑफ सिंपल एवरेज प्रॉफिट। लो, तो मुझे इतना टाइम ही चाहिए होता है कॉन्सेप्ट को समझाने। मैंने कहा ना कॉन्सेप्ट समझाने के बाद फिर मैं ज्यादा मेहनत नहीं करता, फिर तो धड़ धड़ क्वेश्चन होते हैं। देखो सामने आधा घंटा मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया आपको, पूरी मेहनत कर ली, ऊपर से लेके नीचे सब उतारना, सब एक मत छोड़ना कुछ भी। ये देखो कॉन्सेप्ट जब तक आप, मैं अकाउंट वाइज कंसेप्ट होता है, जितनी आप मेहनत कॉन्सेप्ट सीखने में करते हो ना उतना आपको अकाउंट पढ़ने में मजा आता है। और होपफुल आपको, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट कहते भी है कि सर अच्छा लगता है पार्टनरशिप पढ़कर आपसे, रीजन बिंग तो कुछ नई नई चीजें सीखने को मिलती है। आओ सर पहला क्वेश्चन करके देखते हैं, अब क्वेश्चन उठाते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं, काम देखेंगे। ये बुक आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, मैंने आपको पहले बताया, मैंने डाल दिया है, टेलीग्राम डाउनलोड करना है, सीधे जाना है और दीपक क्लासेस सर्च करें, टेलीग्राम में ज्वाइन करिए और जाके सर्च कर लीजिए पार्टनरशिप, नोट करके मिल जाएगा सर, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, पहला क्वेश्चन करते हैं, कहता है गुडविल इज टू वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज फॉर 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट। कहता है गुडविल जो वैल्यू करनी है ना आपको 3 सालों के लिए करनी है, 3 ईयर परचेज। क्या मतलब है 3 ईयर परचेज का, 3 ईयर का परचेज का मतलब है कि अगर एक साल में एवरेज प्रॉफिट इतना आ रहा है, आपको कह रहा है कि भाई 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालो आप, 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट, 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट देखिए 4 साल का प्रॉफिट दे रखा आपको, 2016 का, 17 का, 18 का, 19 का और 18-19 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है। 4 साल के प्रॉफिट से आप निकालोगे कि फ्यूचर में 4 साल के पिछले 16, 17, 18, 19, देखो मैं समझाता हूं फिर दोबारा, बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे, जल्दीबाजी कहां करनी है। ये आ गया 2016, ठीक है, ये आ गया 2017, ये आ गया 2018 और ये आ गया 2019, ठीक है। यहां पे मैंने कुछ मेरा प्रॉफिट है, कितना है जी देखना, 12,000, 18,000, 16,000 और 4,000। ये मैंने पहले 2016 में कमाया 12,000, फिर 2017 में मैंने कमाया 18,000 रुपये, एक्चुअल प्रॉफिट है ये, ठीक है। 2018 में मैंने कमाया 16,000 और 2019 में कमाया मैंने 4,000। यह है एक्चुअल प्रॉफिट जो मैं कमा चुका। अब मेरे को इस दिन 2020 में, 2021 में और 2022 में कितना प्रॉफिट होगा, तो मैंने कहा मैं तो बता नहीं सकता। मैंने कहा देखो इसका आप निकालो एवरेज, 4 से करो डिवाइड। जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो हम ये मान के चलेंगे जो आंसर आएगा इसका मतलब है कि हम इस पे क्या कमाएंगे, उतना प्रॉफिट कमा सकते हैं। कमाएंगे कि एक्चुअल नहीं है, कमा सकते हैं, फ्यूचर है, एक्सपेक्टेड है, ठीक। तो यहाँ 4 से डिवाइड करा, इस 4 से डिवाइड करने से क्या आया, मैं पहले टोटल कर लेता हूँ भाई, 12,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000 4,000,
रुको कौन सा सुन जान दो यार, प्लस डिवाइड बाय 4, ये आ गया 12,500। ये 12,500 का मतलब क्या है, मैंने जो एवरेज निकाला इन चारों से, इस 12,500 का मतलब क्या है, इस 12,500 का मतलब है कि फ्यूचर टू 2020 मंटी में 2020 में 2021 में और 2022 में ये 12,500 कमा सकता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा पर इतना तो कमा लेगा ऑन एन एवरेज एक साल में। ठीक, ये मतलब समझ में आया एवरेज का। अब ये 3 साल तक मैंने क्यों निकाला, ये कह रहा है 3 साल तक निकाला इसलिए क्योंकि गुडविल जो आपकी वैल्यू करनी है वो 3 ईयर परचेज है। 3 ईयर परचेज का मतलब क्या है कि ये जो पास्ट में 4 साल इसने मेहनत करी, इस 4 साल जो इसने मेहनत करी उसका बेनिफिट जो नया ओनर होगा वो आगे 3 साल तक अर्न करेगा। तो मैंने कहा 12,500 आप एक साल में कमाओगे, एक्सपेक्टेड निकाला, तो 3 सालों तक मेरी मेहनत से 12,500 कमाओगे, अगले 3 सालों तक वो वही पैसा मुझे दे दो। 12,500 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट्स इक्वल 37,500। अब मुझे बताओ उसमें फॉर्मूला क्या समझाऊं मैं। सिंपल है, सबसे पहले आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला, करो उसको, करो तरीके से करो। स्टेप नंबर में पहले एवरेज प्रॉफिट निकालो, फिर उसके बाद निकालो यहाँ पर गुडविल फॉर्मूला लगाकर एवरेज। इसको करने के बाद आपको दूसरा क्वेश्चन करना है, आपको तीसरा क्वेश्चन करना है। अभी 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 करो, अभी 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 करेंगे सारे के सारे, दूसरा तीसरा, नहीं नहीं ये नहीं, तीसरा नहीं हो पाएगा आपसे। चलो पहले को ढंग से करो और दूसरा ढंग से करो। वीडियो को यहाँ पर पॉज करो, पहले 200 जल्दी से करो, जल्दी से, उसके बाद हम आगे शुरुआत करते हैं। मैं फिर दूसरा क्वेश्चन आपको कराता हूँ, जल्दी से करिए। आओ तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, आपने ट्राई करा होगा, ध्यान दीजिए दूसरा क्वेश्चन कैसा है। कहता है प्रॉफिट फॉर द 5 ईयर एंडिंग 31 मार्च 2031 मार्च आर एस फॉलो। 5 साल का आपको प्रॉफिट गिवन है, 2014, 2015, 2016, 2017 एंड 2018। इसके बाद आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट करो गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज और 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट। 5 साल के एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देना 4 ईयर से। क्यों कर देना मल्टीप्लाई, क्योंकि 5 साल में जो आप एवरेज निकालोगे उसका मतलब है एक साल में ऑन एन एवरेज इतना पैसा कमाओगे, इतना प्रॉफिट अर्न करोगे, और उसको आप आगे 4 सालों तक अर्न करोगे बिजनेस खरीदने के बाद, तो वो है कि गुडविल। तो भैया कैसे निकालेंगे जरा बताना। क्वेश्चन नंबर 2, और यही मेथड है जो बार बार पूछा जाता है। सिंपल, सबसे पहले हमें निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। अब मुझे जहां तक याद है, अब मुझे जहां तक पता है कि आपको कौन सा समझ में आ गया होगा, जो मैं समझाना चाहता था, जो मैं फॉर्मूला क्रिएट कराया, आपसे बताया कि एवरेज निकालते क्यों है, फिर एवरेज निकालने के बाद उसको नंबर ऑफ ईयर से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं ना। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो ये आपके पास 4 लाख, 3,98,000, 4,50,000, 4,00,000, 3,98,000, फिर 4,50,000, 4,45,000 और 5,00,000, 4,50,000, 4,45,000 और 5,00,000 डिवाइडेड बाय 5। करेंगे कैलकुलेशन। 4,00,000, 3,98,000, 4,50,000, 4,45,000 और 5,00,000, ये आ गया 21,93,000। डिवाइड बाय डायरेक्ट 5 कर दूंगा तो क्या जाएगा 4,38,600। तो एवरेज एवरेज प्रॉफिट है 4,38,600। इसका मतलब क्या है, बिजनेस बिकने के बाद अगले साल से जब काम चालू होगा तो ऑन एन एवरेज आप इतना पैसा कमाओगे और इतना पैसा आप अगले 4 साल तक अर्न करोगे पास्ट एफर्ट्स से। तो आपके पास आ जाएगी गुडविल। गुडविल कैसे निकालते हैं बताइए, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है भाई। हम 4,38,000 रुपये 38,600 कमाएंगे एक साल में ऑन एन एवरेज, और ये हम अगले 4 सालों तक कमाएंगे बिजनेस बिकने के बाद। तो बस इतना गुडविल हम आपसे ले लेंगे, डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई 4, 17,54,400, 17,54,400। लो भाई लो, तो ये आपके पास आ गई गुडविल। तो एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालना तो सीखा, पर अब मेरे को आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाना है। देखो मैं आपको सबसे पहले बताऊं, जो हमें प्रॉफिट गिवन होता है ना क्वेश्चन में, जैसे वाला प्रॉफिट, इस प्रॉफिट को हम नाम देते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। क्या कहते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं इस प्रॉफिट को दोस्त, इस प्रॉफिट को हम नाम देते हैं नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। और दोस्तों इसका एक बहुत अच्छा नाम और है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। देखो फ्यूचर मेंटेनेबल जो प्रॉफिट है, इसको हम अभी तो याद यूज नहीं करते, इसको ये पार्टनरशिप के अंदर यूज नहीं करा जाता, बल्कि इनको ना एफएम के अंदर यूज करा जाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल एफएमपी।
इसको नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कहा जाता है। हमारे लिए नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट माना जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब दोस्तों नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए जैसे हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन था नॉर्मल 4 लाख रुपए, 3,98,000, 4,50,000, ये हमें नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर गिवन था। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एडजस्टमेंट्स हमें गिवन होती है। एडजस्टमेंट कैसे, देखो एडजस्टमेंट एक टाइप की मैं आपको समझाता हूं, पर आप लिखाएंगे सबसे पहले जैसे मैं लिखवा रहा हूं वो लिखेंगे आप मेरे साथ। लिखना, वी हैव टू डू some adjustment, we have to do some adjustment to calculate normal business profit। दोस्तों हमें नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालने के लिए, अब मुझे बताओ पहले तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट होता क्या है जो अभी तक फर्म कमाते आई है। ये देखो, ये जो 4 लाख है ना, इसको बोलते हैं नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। 3,98,000, 4,50,000, 4,45,000, 5 लाख, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। देखो इन बिजनेस प्रॉफिट को कभी कभी हमें नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट दिए होते हैं, पर हमें इनके अंदर कुछ एडजस्टमेंट करनी होती है। वो क्यों करनी होती है, उन सभी एडजस्टमेंट को सीखेंगे। पहले ये समझो एडजस्टमेंट कुछ करनी पड़ेगी। सर क्यों करनी पड़ेगी, इसका रीजन देखते हैं। तो हमने कहा वी हैव टू डू सम एडजस्टमेंट टू कैलकुलेट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, क्योंकि हम गुडविल के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। गुडविल के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट कैलकुलेट करा जाता है। ठीक, अब गुडविल के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट कैलकुलेट करा जाता है। मान लो किसी वजह से प्रॉफिट बढ़ा, पर उसके बढ़ने से कभी भी गुडविल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो फिर मैं गुडविल की वैल्यूएशन में वो प्रॉफिट को लूं क्यों। सर ये समझ नहीं आ रहा, सर इस तरीके से समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा बिल्कुल समझ में भी नहीं आएगा, पर यार समझो हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट क्यों करनी है, जब मैं आपको एडजस्टमेंट एक एक पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, हाँ इस वजह से करनी होती है, हाँ इस वजह से करनी होती है। तो सबसे पहले हमें नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालने के लिए उसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट करनी होती है। हाँ, एडजस्टमेंट जो क्वेश्चन में गिवन होगी वही करनी है। क्या, जो क्वेश्चन में गिवन होगी वही करनी है। पर अभी मैं जो आपको एडजस्टमेंट बताऊंगा वो बिल्कुल टोटल एडजस्टमेंट होगी, मतलब क्या क्या एडजस्टमेंट क्वेश्चन में आ सकती है, जो आएगी वही करना। क्या क्या आ सकती है सभी ट्रीटमेंट सीख लेते हैं। सबसे पहले आपको एडजस्टमेंट करने के लिए, सबसे पहले आपको निकालने के लिए, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्रॉफिट, मतलब ये नॉर्मल प्रॉफिट, या आप नॉर्मल लॉस भी तो हो सकता है, जरूरी तो ना हर बार प्रॉफिट होगा, लॉस भी हो सकता है। फॉर पास्ट ईयर, पास्ट ईयर का आपके पास प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट करने से पहले कितना प्रॉफिट था। अभी बताता हूं एडजस्टमेंट करते क्यों है, रीजन है हर एक चीज का। ऐसा नहीं है कि बिना रीजन कोई चीज बताई जाएगी, रीजन है। प्रॉफिट और लॉस फॉर पास्ट ईयर बिफोर एडजस्टमेंट, मैं यहां पर वो प्रॉफिट लूंगा जो एडजस्टमेंट करने से पहले का होगा। तो इसमें मैं एडजस्टमेंट करूंगा, और एडजस्टमेंट करने के बाद पहले कुछ आइटम्स तो मैं ऐड कर दूंगा और कुछ आइटम मैं लेस कर दूंगा। अभी आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ आइटम मैं ऐड करूंगा और कुछ आइटम मैं लेस कर दूंगा। सर कौन सा आइटम ऐड करना चाहिए और कौन सा लेस करना चाहिए वो देखते हैं। सबसे पहले मैं ऐड करूंगा एबनॉर्मल लॉसेस। सबसे पहले मैं ऐड करूंगा एबनॉर्मल लॉसेस, जैसे क्या, लॉस बाय फायर, क्या दोस्तों, लॉस बाय फायर या थेफ्ट। सर ये मैंने ऐड क्यों करा, ऐड करने का मतलब समझो और लेस करने का मतलब समझो, फिर बताऊंगा ये पर्टिकुलर आइटम ऐड क्यों करा गया है। पहले ऐड करने का मतलब है कि अगर आप कोई एडजस्टमेंट को ऐड कर रहे हो, इसका मतलब आप प्रॉफिट को बढ़ा रहे हो। ठीक, ऐड करने का मतलब क्या है, प्रॉफिट को इंक्रीज करना, और लेस करने का मतलब क्या है, प्रॉफिट को रिड्यूस करना। अच्छा ठीक है, तो ये समझ में आया कि अगर मैं कोई आइटम ऐड करूंगा तो इसका मतलब मैं प्रॉफिट को बढ़ा रहा हूं, और अगर मैं कोई आइटम लेस करता हूं तो इसका मतलब प्रॉफिट को घटा रहा हूं। अब मैंने एबनॉर्मल लॉसेस को ऐड क्यों करा है, रीजन समझो। देखो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, जो मुझे प्रॉफिट चाहिए, मैं चाहता हूं कि जो प्रॉफिट है वो गुडविल के एक्सपेक्ट से मुझे आए। क्या मतलब सर समझ नहीं आया। मान लो सोचो इस पर्टिकुलर ईयर में मेरा लॉस हो गया बाय फायर, मेरे गोडाउन में आग लग गई। आग लगने की वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो गया। कैसे, जब मेरे को गोडाउन में आग लगेगी, जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करूंगा, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करा, मैंने यहां पर कहा कि मेरा जो प्रॉफिट है, अभी मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो मेरा आया 5 लाख रुपए। ठीक है, ध्यान समझना, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आया 5 लाख रुपए। ये मेरे कुछ एक्सपेंसेस है,
और जो मेरे एक्सपेंसेस हुए वो मेरे हुए 2 लाख के। ठीक है, एक्सपेंसेस है, मैंने कहा ग्रॉस प्रॉफिट मेरा 5 लाख का और खर्चा मेरा नॉर्मल खर्चा 2 लाख रुपए का, जो कि होता है नॉर्मली मेरा। अब खर्चा माइनस करने के बाद जो मेरा नेट प्रॉफिट आएगा बताओ कितना आना चाहिए? सर बड़ा सिंपल है, 5 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट, 2 लाख का खर्चा, नेट प्रॉफिट हो गया, बताओ कितना? नेट प्रॉफिट हो गया आपके पास 3 लाख रुपए। ठीक है सर, 3 लाख रुपए मेरा नेट प्रॉफिट हो गया। बट अगर मैं कह रहा हूं सर मेरा नेट प्रॉफिट 3 लाख नहीं है, सर क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर ना, इस साल मेरा लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट हो गया। मेरे कुछ गुड्स या कुछ लॉस हो गया, मेरे से गुड्स का लॉस हो गया, या आग लग रही है वैसे गुड्स जल गए, या कोई भी ऐसा लॉस जो मेरी फर्म को हो गया, मेरे बिजनेस को हो गया, चोरी हो गया कोई सामान, तो किसी भी चीज का लॉस हो जाना वो मेरे लिए डेबिट साइड में आता है पीएनएल अकाउंट के। तो मैंने कहा एबनॉर्मल लॉस। जब मैंने एबनॉर्मल लॉस यहां पर लिखा तो मैंने कहा यहां पर जो मेरा एबनॉर्मल लॉस हो गया वो 50,000 रुपए का हो गया। ध्यान देना समझ में। अब क्या हुआ, जब एबनॉर्मल लॉस मैंने पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पर डाला तो मेरा 5 लाख में से 2.5 लाख गया, तो मेरा जो नेट प्रॉफिट बचा अब कितना बच गया जी? मेरा नेट प्रॉफिट बचा अब 2.5 लाख बच गया। पहले क्या आ रहा था? पहले 3 लाख आ रहा था, अब कितना आया? 2.5 लाख आ गया। तो मैंने कहा अगर मेरा कभी एबनॉर्मल लॉस हो गया ड्यूरिंग द ईयर तो उसको मैं अपने पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में डालूंगा, और पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में डालने की वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, ठीक है, ये समझ में आ गया कि एबनॉर्मल लॉस डालने की वजह से प्रॉफिट कम हो जाता है। ठीक है सर, ये तो मैं पहले बता था, क्यों इतना ध्यान दिया, क्यों इतना समझाया, तो पहले पता लॉस से प्रॉफिट कम होता है। मैंने कहा इसलिए नहीं समझाया। अब सोचो अगर ये एबनॉर्मल लॉस जो होता है वो हर साल नहीं होता, कभी कभी होता है। कभी कभी मतलब क्या होता है? ऐसे कि मतलब इस साल हो गया तो यार ये तो वो है, डिपेंड करता, अनसर्टेनिटी है भाई। आग लग गई, किसी वजह से लग गई आग, भाई मान लो कोई प्रॉब्लम आ गई जिस वजह से आग जल गई, या चोरी तो रोज रोज नहीं होती ना, कि आज भी चोरी हो रही है, कल भी होगी, परसों भी होगी, है ना? ऐसा तो नहीं होगा इस साल भी आग लगी, कल भी आग, अगले साल भी आग लगी, अगले साल भी आग लगेगी, ऐसा तो नहीं होता। जो मैं आइटम बता रहा हूं कि आग लगना या चोरी होना, हो सकता है कि ये 4-5 सालों में एक बार आग लगे, ऐसा हो सकता है कहीं भाई कोई नजरअंदाज कर दिया कोई चीज जिस वजह से आग लग गई, है ना? तो ऐसा होता है कि ये चीज ऐसा नहीं है कि रेगुलर हो, ये ऐसा होता है कि यार कभी 5-6 सालों में एक बार आग लगी या एक बार चोरी हो गई, जिसकी वजह से हमने आज एक बार अपने चौकीदार को नहीं बैठाया फैक्ट्री के अंदर, जिससे लोग आए चोरी करके ले गए, है ना? चोर आए चोरी करके ले गए। तो ऐसा नहीं होता कि ये रेगुलर होता है। आपको ही पता है कि आग लगना कोई रेगुलर नहीं है, चोरी होना फैक्ट्री के अंदर कोई रेगुलर नहीं है ना? ये क्या है? कभी कभी है। अब जब कभी कभी कोई चीज है तो इसको प्रॉफिट को ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट रिड्यूस करने से क्या हुआ? अब सोचो, मेरा 3 साल का आपको प्रॉफिट गया। ध्यान देना, मैं आपको बहुत डीप जाकर पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मुझे यहां पर मुझे एक बार समझाना, सिर्फ एक ही बार पढ़ाना और बहुत अच्छे से पढ़ाना है। ये मैंने ठान के आया हूं मैं पूरी पार्टनरशिप के अंदर, इसलिए मैं चाहता तो इसको आप नॉर्मल तरीके से ही बता सकता था, पर मैं एक एक चीज आपको एक एक चीज बेस से उठा के बता रहा हूं। ठीक है, तो कृपया करके ध्यान दीजिएगा, ठीक, और वीडियो को भी जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। अच्छा, मेरी बात समझे, कभी भी कोई आपसे पूछे कि यार मुझे पार्टनरशिप पढ़नी है तो कहां से पढ़े, तो जरूर वीडियो शेयर करो कि यहां से पढ़े। आप तो पढ़ ही रहे हो तो आप जरूर शेयर करेंगे, ठीक है? चलो अब मेरी बात सुनना, मेरा अगर एबनॉर्मल लॉस नहीं होता, ध्यान देना मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। मेरे को 3 साल का प्रॉफिट गिवन है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। इससे पता क्या होगा? एबनॉर्मल लॉस आने से पता क्या होता है? ध्यान देना, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। पहले साल में मेरा प्रॉफिट हुआ 4 लाख का, दूसरे साल में प्रॉफिट हुआ 3 लाख का, और इसके बाद मेरा प्रॉफिट हुआ सर 3 लाख का, नहीं 3 लाख नहीं, 2 लाख का। पहले साल में मेरा प्रॉफिट हुआ कितने का सर? पहले साल में मेरा प्रॉफिट हुआ 4 लाख का, दूसरे साल में प्रॉफिट हुआ 3 लाख का, और तीसरे साल में मेरा प्रॉफिट हुआ 2 लाख रुपए का। अभी मेरा कोई भी ड्यूरिंग द ईयर एबनॉर्मल लॉस नहीं था। जब मेरा एबनॉर्मल लॉस नहीं था तो मुझे बताओ इन तीनों का एवरेज प्रॉफिट कितना होगा? ये बस ये बताइए आप, एवरेज प्रॉफिट कितना होगा इन तीनों का? मेरा पर्पस क्या है? गुडविल निकालने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि ऑन एन एवरेज कितना प्रॉफिट अर्न कर सकता हूं मैं, है ना? सही है ना? तो मैंने कहा एवरेज प्रॉफिट से बड़ा सिंपल है, 4 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख डिवाइड बाय 3, ये आगे 9 लाख, 9 से 3 डिवाइड करेंगे तो 3 लाख मेरा एवरेज प्रॉफिट आएगा। इसका मतलब क्या है? ये एवरेज प्रॉफिट क्या बताता है आपको? ये एवरेज प्रॉफिट आपको ये बताता है कि अब जो चौथे साल में प्रॉफिट होने वाला है वो आसपास 3 लाख के रहने वाला है। ये बताता है ना, पास 3 साल के प्रॉफिट से हम क्या कैलकुलेट करते हैं? अगले साल का फोरकास्टिंग प्रॉफिट, कि अगले साल 3 लाख के आसपास ही प्रॉफिट होगा। अब ड्यूरिंग द ईयर, मान लो सेकंड ईयर में मैंने एवरेज प्रॉफिट निकाला जब मेरा कोई भी लॉस नहीं हुआ था, नो एबनॉर्मल लॉस। अब ड्यूरिंग द ईयर मेरा इधर एबनॉर्मल लॉस हुआ सेकंड ईयर में। अब जब सेकंड ईयर में मेरा एबनॉर्मल लॉस हुआ, एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या हुआ कि ये लॉस जरूरी नहीं है कि हर साल हो, कभी सालों में एक बार हो सकता है, और मेरा जो लॉस हो गया वो 50,000 रुपए का हो गया।
अब जब मेरा लॉस हुआ 50,000 रुपए का, तो इससे क्या हुआ होगा, इससे मेरा सेकंड ईयर का प्रॉफिट रिड्यूस हो गया होगा। तो अब मेरा पहले साल का प्रॉफिट कितना आया, 4 लाख, सेकंड ईयर का प्रॉफिट कितना आया, 2.5 लाख, और थर्ड ईयर का प्रॉफिट कितना आया, 2 लाख। ये तो 2 ही लाख रहा, क्योंकि लॉस जो हुआ मेरा सेकंड ईयर में हुआ। अब जब मेरा सेकंड ईयर में लॉस हुआ, तो मुझे बताओ इसका एवरेज प्रॉफिट कितना निकला। मैंने कहा कैलकुलेट कर लो, 4 लाख प्लस 2 लाख प्लस 2.5 लाख डिवाइड बाय 9, ओ सॉरी 8.5 डिवाइड बाय 3, ये आ गया 2.83 लाख, 2.83 लाख। अब अगर आप ध्यान दें कि लॉस को सेकंड ईयर में डालने की वजह से, लॉस को रिकॉर्ड करने की वजह से मेरा एवरेज प्रॉफिट में फर्क आ गया, एवरेज प्रॉफिट में फर्क आया। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसको अपने डिसीजन मेकिंग में लूं, एबनॉर्मल लॉस को, अगर मैं कहूं, अगर मैं एबनॉर्मल लॉस डालकर एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा हूं, तो इसका मतलब मैं मान के चल रहा हूं कि हर दूसरे साल में मेरा एवरेज लॉस होगा, क्योंकि ये जो प्रॉफिट कमाया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मेरे चौथे साल में इतना प्रॉफिट होगा, क्योंकि मेरा दूसरे साल में एबनॉर्मल लॉस हुआ था। तो क्या चौथे साल में भी एबनॉर्मल लॉस होगा, क्या पांचवें साल में भी एबनॉर्मल लॉस होगा, क्या छठे साल में भी एबनॉर्मल लॉस होगा, क्या नहीं। तो एबनॉर्मल लॉस करने की वजह से क्या हुआ दोस्तों, मेरा एवरेज प्रॉफिट गलत आ गया। गलत क्यों आया, क्योंकि दोस्तों ये कभी कभी हो सकता है, ये ऐसा नहीं है कि हर बार होगा, चलो इस बार हो गया कोई बात नहीं, इस बार हो गया चलो कोई नहीं, ऐसा तो नहीं है ये चौथे साल में भी लॉस होगा, ऐसा तो नहीं है पांचवें साल में भी एबनॉर्मल लॉस हो, छठे साल में भी नो, ऐसा भी हो सकता है कि छठे साल में हो जाए, है ना। बट जब मैं एवरेज प्रॉफिट निकाल रहा हूं, तो मैं फोरकास्ट कर रहा हूं अगले साल के लिए कि अगले साल कितना प्रॉफिट होगा। जब मैं अगले साल के लिए फोरकास्ट करता हूं ना दोस्तों, तो मैं फिर ये कहता हूं कि यार लॉस को क्यों ले रहे हो, एबनॉर्मल लॉस को क्यों ले रहे हो। एबनॉर्मल लॉस का मतलब है कि कभी हो गया तो हो गया। अगर आप एबनॉर्मल लॉस यहां पर लिखते हो, तो इससे आपका प्रॉफिट क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इसका मतलब आप ये मान के चल रहे हो कि 2.83 लाख का प्रॉफिट होगा, 2,83,000 का प्रॉफिट होगा, जबकि अगर आप एबनॉर्मल लॉस नहीं लेते तो आपका 3 लाख का प्रॉफिट होगा। तो सही क्या है, सही ये है दोस्तों। क्यों, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस दोस्तों कभी कभी होता है, और कभी कभी होने से उसको डिसीजन मेकिंग में नहीं लिया जाता। ठीक है, अगर मैंने इसको डिसीजन मेकिंग ले दिया तो मेरा एवरेज प्रॉफिट कम कर देगा, और अगर मेरा एवरेज प्रॉफिट कम आ गया तो मेरी गुडविल भी कम आएगी। अच्छा, मैंने कहा जो मेरा एवरेज प्रॉफिट है 3 लाख, मैंने कहा ये अगले 2 साल तक कमाओगे तो 6 लाख रुपए हो जाएगा। और अगर मेरा यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट लिया 2 लाख रुपए 2 ईयर का, तो 2.83 मल्टीप्लाई बाय 2, यह है 5.56, तो मेरा 40,000 का लॉस हो जाएगा गुडविल का। तो क्या एबनॉर्मल लॉस डालने की वजह से क्या गुडविल पे इफेक्ट पड़ रहा है, बिल्कुल पड़ रहा है। अगर आप एबनॉर्मल लॉस को रिकॉर्ड करते हो और रिकॉर्ड करके एवरेज प्रॉफिट निकालते हो, तो उससे आपका एवरेज प्रॉफिट कम हो जाएगा, और जब आपका एवरेज प्रॉफिट कम हो जाएगा तो आपका गुडविल भी कम आएगा। और गुडविल कम आने की वजह क्या है, अगर आपकी गुडविल 5,60,000 की आ रही है, तो आप ये मान के चलो आने वाले 2 सालों में आपके 5,60,000 रुपए कमाओगे, क्योंकि आने वाले 2 सालों में आप ये 5,60 का मतलब क्या है, ये 2 ईयर का मतलब क्या है, कि मतलब ये 2.83 लाख रुपए आप अगले 2 साल कमाओगे। तो मतलब अगले 2 साल में आपने कितना कमाया हमारी मेहनत से, 5,60, जबकि आपने एक्चुअल में कितना कमाओगे, 6 लाख रुपए, क्योंकि अगले 2 साल में जरूरी तो ना एबनॉर्मल लॉस हो। जब एबनॉर्मल लॉस होगा तभी तो 2.83 लाख आएगा। एबनॉर्मल जो हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, आपका 3 लाख आएगा। इसका मतलब मैं समझाना चाहता हूं आपको कि एबनॉर्मल लॉस प्रॉफिट में से माइनस करने से आपका एवरेज प्रॉफिट भी कम हो जाता है। एवरेज प्रॉफिट निकालने की वजह फ्यूचर के प्रॉफिट को कैलकुलेट करना होता है कि फ्यूचर में कितना आसपास कमा सकते हैं। तो अगर मैंने आज यहां पर एबनॉर्मल लॉस लेस कर दिया ना, तो मैं फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन भी गलत कर जाऊंगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आज अगर एबनॉर्मल लॉस हुआ तो फ्यूचर के अगले 2 साल में भी एबनॉर्मल लॉस हो। एबनॉर्मल जब हुआ ही नहीं तो फ्यूचर में 3 लाख कमाना चाहिए ना मुझे, सही है। तो इसलिए दोस्तों हम अपने एवरेज प्रॉफिट को कम नहीं करना चाहते, हम अपने ये वाले प्रॉफिट को, नॉर्मल प्रॉफिट को कम नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस कभी कभी होता है दोस्तों। और उस वजह से हमारा, अगर मैं इसको रिकॉर्ड कर दूं, इसको डिसीजन मेकिंग में ले आऊं, तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट को कम कर देगा, और अगर एवरेज प्रॉफिट कम हो जाएगा तो हमारी गुडविल भी कम मिलेगी। इसलिए जो एबनॉर्मल लॉस आपने प्रॉफिट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में डालने की वजह से जो प्रॉफिट कम कर दिया था, अब इस एबनॉर्मल लॉस को हटाने की वजह से प्रॉफिट को दोबारा बढ़ाना पड़ेगा, है ना। आपने जब पीएल अकाउंट बढ़ा होगा तब ये थोड़ा देखा होगा कि बिजनेस बेचना है। सोचो मेरी बात, जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा तब ये नहीं देखा होगा दोस्तों कि आपको बिजनेस बेचना है, तो मैं एबनॉर्मल लॉस नहीं डालता। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते टाइम तो आपको सिर्फ लॉस खर्चे डेबिट करने होते हैं, इनकम और गेन क्रेडिट करना होता है, यही होता है ना मतलब। बस उसमें थोड़े ना देखते हैं कि गुडविल के एक्सपेक्ट से क्या प्रॉफिट एंड नॉर्मल लॉस, नॉर्मल प्रॉफिट होगा, उसमें नहीं देखते दोस्तों। उसके लिए क्योंकि हमने पीएनएल अकाउंट बिल्कुल ठीक तरीके से बनाया और पीएनएल अकाउंट में एबनॉर्मल लॉस डेबिट होना चाहिए, पर ये गुडविल की कैलकुलेशन के लिए इससे प्रॉफिट कम होना ठीक नहीं है, इसलिए दोस्तों हम एडजस्टमेंट करते हैं। तो वी हैव टू डू सम एडजस्टमेंट। समझ में आया क्यों करते हैं, क्योंकि नेट प्रॉफिट
प्रॉफिट निकालते टाइम हमने एबनॉर्मल लॉस माइनस करा, पर गुडविल की कैलकुलेशन के लिए हमें एबनॉर्मल लॉस माइनस नहीं करना होता। क्यों नहीं करना होता? क्योंकि उससे हमारा एवरेज प्रॉफिट कम हो जाता है, और यह एबनॉर्मल लॉस हर साल नहीं होता। इस वजह से, क्योंकि ये कभी कभी होता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि यार नहीं होता, तो क्योंकि अगले साल, अगले 2 साल जब मैं बिजनेस बेच दूंगा तो उसके बाद जब चले जाएगा, जरूरी थोड़ा ना कि उसके बाद एबनॉर्मल लॉस ही होगा। क्योंकि मैं हमेशा ये पॉजिटिव मान के चलता हूं कि नहीं होगा भाई एबनॉर्मल लॉस। कौन मान के चलेगा मेरा लॉस हो जाए, जल जाए, आग लग जाएगी मेरे का फैक्ट्री के अंदर? आप मान के चलोगे आपकी फैक्ट्री होगी तो आग लग जाएगी अगले साल, या चोरी हो जाए? आप तो 99% 100% नहीं मानोगे तो नहीं लगी, वो तो 1% चांस से क्या हो जाए, है ना? तो हम तो हमेशा मान के चलते हैं कि भाई आज एबनॉर्मल लॉस होगा तो कभी जिंदगी में ना हो एबनॉर्मल लॉस, इसलिए इससे जो प्रॉफिट कम हुआ था उसको वापसी इंक्रीज कर दिया। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक। क्योंकि एबनॉर्मल लॉस की वजह से अगर आपका प्रॉफिट कम हुआ, ऐसा हो सकता है कि एबनॉर्मल गेन भी तो हो जाए, ऐसा हो सकता है कि एबनॉर्मल गेन हो जाए, और अगर गेन होगा तो मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में डालूंगा, और जब मैंने इसको क्रेडिट साइड में डाला होगा तो इससे मेरा प्रॉफिट बढ़ गया होगा। और एबनॉर्मल गेन एबनॉर्मल नेचर का है, इसका मतलब ये कभी कभी होगा। तो अगर आज मेरा गेन हुआ एबनॉर्मल गेन, इससे मेरा प्रॉफिट बढ़ गया, जरूरी नहीं है दोस्तों अगले वाले आने वाले सालों में भी हर बार मेरा एबनॉर्मल गेन हुआ। तो एबनॉर्मल लॉस जिस तरीके से आपने डिसीजन मेकिंग में नहीं लिया था, ऐसी एबनॉर्मल गेन भी मत लेना, भले ही एवरेज प्रॉफिट बढ़ जाए। हर बार जरूरी तो ना है कि हर बार एवरेज प्रॉफिट बढ़ाना हो। अब अगर सोचो मैं अपना बिजनेस बेच रहा हूं तो मैं चाहूंगा मेरा ज्यादा से ज्यादा एवरेज प्रॉफिट आए, और अगर आप मेरा बिजनेस खरीद रहे हो आप चाहोगे कम से कम एवरेज प्रॉफिट आए। तो अगर मैं अपना एबनॉर्मल लॉस को हटाना चाहूंगा, क्योंकि इससे क्या होगा, मैं क्या चाहूंगा एबनॉर्मल लॉस को कभी भी मैं डिसीजन प्रॉफिट नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट में ना ट्रीट करूं। तो आप भी तो ये चाहोगे कि एबनॉर्मल गेन ना आए, क्योंकि एबनॉर्मल गेन अगर मैंने रिकॉर्ड कर दिया तो प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया तो एवरेज प्रॉफिट बढ़ गया, है ना? समझ में आया? तो एबनॉर्मल गेन भी कभी कभी होता है, इससे जो प्रॉफिट बढ़ गया होगा अब इसको लेस करके हटा दूंगा, इसलिए यहां पर लिख देंगे एबनॉर्मल गेन। जो चीज नॉर्मल नेचर की होती है दोस्तों, जो रेगुलर होता है, वही गुडविल को इफेक्ट करता है। ये क्योंकि कभी कभी होता है इसलिए इसको नहीं लिया जाता। एबनॉर्मल गेन को लेस कर रहे हैं, लेस क्यों कर रहे हैं? रीजन क्या लेस करने का? क्योंकि एबनॉर्मल गेन जब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाला होगा तो क्रेडिट साइड में डाला होगा, और इससे मेरा प्रॉफिट बढ़ गया होगा। अब मुझे इसको ठीक करना है तो क्या करूं, प्रॉफिट को कम कर देता हूं। सर एबनॉर्मल गेन क्या होता है? सर एबनॉर्मल गेन वो होता है सेल ऑफ फिक्स एसेट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। जब आप कोई भी फिक्स एसेट बेचकर, सेल ऑफ फिक्स एसेट और कमाते हो प्रॉफिट, जब कोई भी फिक्स एसेट बेचकर आप प्रॉफिट कमाते हो उसको हम एबनॉर्मल गेन कहते हैं, क्योंकि फिक्स एसेट हम रेगुलर बेसिस पे नहीं बेचते। अगर आप लिखते हैं ना सेल ऑफ गुड्स, तो ये आपका तो काम है, गुड्स को बेचना आपका काम है, पर एसेट को बेचना रेगुलरली आपका काम है। आप वो एसेट बेचोगे जब आपको जरूरत पड़ी है, मान लो आपकी लैंड पड़ी है, आपको लग रहा है खाली पड़ी है, काफी टाइम से पड़ी है, अब इसका यूज नहीं है तो बेच देते हैं। अब ये तो नहीं लैंड हर दिन बेच रहे हो या हर साल बेच रहे हो, ऐसा तो नहीं है। तो ठीक है, तो एबनॉर्मल गेन क्या हो गया? यही हो गया दोस्तों कि जब हम फिक्स एसेट बेचते हैं तो फिक्स एसेट हमारा रेगुलर नेचर का बिजनेस ट्रांजैक्शन तो ना होता है, ये तो कभी कभी बेच गए, और उससे होने वाला प्रॉफिट क्या हो गया? एबनॉर्मल गेन। और उससे होने वाला लॉस क्या हो गया? एबनॉर्मल लॉस कह सकते हैं उसको भी, पर उसको मैं अलग से लिख देता हूं, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट अलग से लिख दिया, ठीक है? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। आप मेरी बात समझिए, आपको यहां से वो आइटम हटाने हैं जो आइटम रेगुलर नेचर के नहीं है, क्योंकि जो आइटम रेगुलर नेचर के होते हैं उसी से गुडविल का कैलकुलेशन करना ठीक रहता है। क्योंकि हमारे बिजनेस के अंदर जो आइटम रेगुलर नेचर का लिया है, हमारे बिजनेस के अंदर जब हमारे पास एग्जिस्टिंग बिजनेस था, अभी बिका नहीं है, हमने रेगुलर नेचर के हिसाब से प्रॉफिट कैलकुलेट करा है, तो जब आगे वाली पार्टी में जाएगा बिजनेस खरीदेगा अगला वाला पार्टी, तो वहां पर भी तो रेगुलर नेचर के हिसाब से बिजनेस चलेगा और तभी प्रॉफिट रेगुलर के। तो जो मैं एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा वो रेगुलर ट्रांजेक्शन के हिसाब से करे जाएगी, क्योंकि आने वाले टाइम में जो प्रॉफिट मैंने कैलकुलेट करा है इसका मतलब वो समझो जो एवरेज प्रॉफिट मैं कैलकुलेट कर रहा हूं वो फ्यूचर प्रॉफिट को कैलकुलेट कर रहा हूं कि यार फ्यूचर में जब बिजनेस बेच दूंगा तो अगले पर्सन को इतना प्रॉफिट होगा, ठीक है? पर मैं अगर वो ट्रांजेक्शन ले लूं जो कभी कभी मैंने करी है, ये करी है वो करी है, तो उससे क्या होगा? उससे जरूरी थोड़ा वो सारी ट्रांजेक्शन वो भी करे, है ना? पर अगर नॉर्मल ट्रांजेक्शन लूं तो नॉर्मल ट्रांजेक्शन वो भी करेगा कि गुड्स को खरीद कर बेचना, खरीदना, नॉर्मल खर्चे होना, ये तो वो भी करेगा, इसलिए उस चीज को ट्रांजेक्शन लेते हैं। सर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट क्यों यहाँ पर ऐड करा है? समझो, जिस चीज की वजह से प्रॉफिट कम हो गया था उस चीज की वजह से उसको ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि ठीक करना है। आप बस ये समझो, जिस चीज से प्रॉफिट, जिस ट्रांजैक्शन से मेरा प्रॉफिट कम हुआ था आप उसको ऐड कर दूंगा क्योंकि ठीक करना है, और जिस चीज से प्रॉफिट बढ़ गया था उसको माइनस कर दूंगा क्योंकि प्रॉफिट
कम करना है। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट को बेचने से मुझे अगर कोई लॉस हो जाता है तो इससे मेरा प्रॉफिट कम हो गया होगा, और क्योंकि ये रेगुलर नेचर की ट्रांजैक्शन नहीं है, इससे मेरा प्रॉफिट भी कम हो गया, इससे मेरा एवरेज प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, इसलिए इसको दोबारा ऐड कर देंगे। तो अगर आपको सिंपल समझना है कि क्या है एडजस्टमेंट, तो वो है एडजस्टमेंट जो रेगुलर नेचर की ट्रांजैक्शन नहीं है। कभी कभी होता है, ऐसा नहीं कि रोजाना, जैसे आप अगर सेल ऑफ गुड्स कह रहे हो कि मैं रोजाना अपने गुड्स बेचता हूं, तो ये आपकी नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है, इसको नहीं लिया जाएगा। ये तो वो भी करेगा जिसमें बिजनेस जाएगा, तो इसके बेसिस पर जब एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, नॉर्मल ट्रांजैक्शन के बेसिस पर जो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे वो सही होगा, क्योंकि वो एवरेज प्रॉफिट जो हम मान रहे हैं कि इस अगली पार्टी के पास जब मैंने भाई अपना नॉर्मल ट्रांजैक्शन के हिसाब से एवरेज प्रॉफिट निकाला, आपके पास आपने मेरा बिजनेस खरीदा, मैंने कहा भाई आप रोजाना हर साल 3 लाख रुपए कमाओगे, मेरा एवरेज प्रॉफिट है नॉर्मल ट्रांजैक्शन के हिसाब से, ठीक। पर आपने, आपके वो 3 लाख रुपए कमा रहे हो, आप वो 3 लाख रुपए कमा रहे हो, सॉरी नहीं कमा रहे, नहीं कमा रहे हो, आप वो 3 लाख रुपए कमा रहे हो क्योंकि मेरा नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, तो आप भी नॉर्मल ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे। मैंने ना 25 लाख रुपए की लैंड बेची, प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो गया। 25 लाख की लैंड बेची तो मैंने एवरेज निकाला, तो भाई लाखों में मेरा प्रॉफिट आ रहा है, तो क्या आप वो प्रॉफिट कमा पाओगे? खुद ही सोचो, खुद ही सोचो। जब तक लॉजिक क्लियर ना हो तब तक मैंने कहा ये रहा मेरा प्रॉफिट, पहले साल में 4 लाख प्रॉफिट कमाया, दूसरे साल में 30 लाख प्रॉफिट कमाया। क्यों? क्योंकि मैंने इस साल पे 25 लाख की लैंड बेच दी, ठीक है, और दूसरे साल में 2 लाख रुपए। तो अगर मैं ऐसा कहूं और इसकी बेसिस पर मैं एवरेज प्रॉफिट निकाल दूं तो गलत हो जाएगा सर। कैसे? 4 लाख, 30 लाख और 2 लाख डिवाइडेड बाय 3, यह आ गया 12 लाख रुपए। इसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि आने वाले टाइम में जब आप मेरा बिजनेस खरीद लोगे तो आपको हर साल 12 लाख का प्रॉफिट होगा। सर होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि आपने तो लैंड बेची ना, और एक साल आपने ज्यादा की लैंड बेच दी, 25 लाख का प्रॉफिट एक साल में दिखाया, तो उससे आपका प्रॉफिट हिल गया, बढ़ गया बहुत ज्यादा, और बढ़ गया तो एवरेज भी बढ़ गया। तो अब ये थोड़ी ना है कि 12 लाख में हर साल होगा, मेरे हिसाब से तो 3 लाख निकल रहा था। समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? कि अगर आपने एवरेज प्रॉफिट सही तरीके से नहीं निकाला, नॉर्मल ट्रांजैक्शन से एवरेज प्रॉफिट निकालना तो ठीक है, क्यों? क्योंकि अगला पर्सन भी नॉर्मल करेगा तो वो सही रहेगा कि जो हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला उसी के आस पास आ रहा है। पर अगर हमने वो ट्रांजैक्शन ले ली जो कभी कभी हो रहा है, भाई एसेट को बेचना कभी कभी है, एबनॉर्मल लॉस कभी कभी है, एबनॉर्मल गेन कभी कभी है, तो ये अगर ये ट्रांजैक्शन मैंने ऐड कर दी, इसके प्रॉफिट ऐड कर दिए, तो मेरा एवरेज प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और वो जो प्रॉफिट आएगा जरूरी नहीं है कि अगला बंदा जो मेरा बिजनेस खरीदे उसको भी वो प्रॉफिट हो, तो गलत कैलकुलेशन हो जाएगी। इसलिए कैलकुलेशन ठीक कर रहा हूं, इसलिए मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूं। क्लियर है? समझ में आ गया? इतनी बात समझ में आ गई। और क्या करेंगे सर? और देखो, ठीक है, अब देखो अगला लिख रहा हूं, ओवर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, इसको मैं करूंगा ऐड, और अंडर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इसको मैं करूंगा माइनस, सॉरी इसको दोनों को ऐड करूंगा, क्योंकि इन दोनों से मेरा प्रॉफिट रिड्यूस हो जाता है। इसका अपोजिट ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, तो मैं अंडर वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक क्या करूंगा? अभी मैं समझाता हूं आपको। अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है तो ओवर वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक। सर ये रटने की जरूरत नहीं है, मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये मैं आपको समझा दूंगा, अभी नॉर्मल है, कुछ भी तो नहीं है इसके अंदर। आओ सर बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकली सीखते हैं तभी हम समझ पाते हैं कि क्या है एक्चुअली में। देखो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है, यहां आपको पता है ओपनिंग स्टॉक आता है। पहले तो मैं लिख रहा हूं जो एग्जैक्ट वैल्यू है, मान लो 1 लाख रुपए का ओपनिंग स्टॉक है, यहां मैंने लिखा बाय सेल, 5 लाख की मेरी सेल है, यहां मैंने लिखा टू परचेजेस, 2 लाख की मेरी परचेज है, यहां मैंने लिखा बाय क्लोजिंग स्टॉक, और 2 लाख का मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। मैं कह रहा हूँ 3 लाख की मेरी परचेज है, और मैंने लिख दिया टू डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस आता है ना, वेजेस, फ्यूल है ना, ये सब। तो मैंने कहा भाई 1 लाख रुपए का मेरा है, तो मैंने कहा बताओ टोटल करो, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा सर? 7 लाख रुपए। 7 में से 3 4 5, 7 में से 5 कितना हो जाएगा? 2 लाख। तो मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट आया वो कितना आया? 2 लाख। अब मेरी बात समझना, ये मेरा एक्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट है, जो मेरा सही ट्रेडिंग अकाउंट है। अब मैंने गलतियां करी, मैंने क्या करा, मैंने गलती से, ध्यान देना, मैंने गलती से ये ओपनिंग स्टॉक है ना, ओपनिंग स्टॉक, गलती से इसको ओवर वैल्यू कर दिया। ओवर वैल्यू कर दिया मतलब क्या हुआ? मैंने इसको 1 लाख की जगह यहाँ 1.5 लाख कर दिया। अच्छा, जब मैंने ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू करा, जब मैंने ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू करा तो क्या हुआ मेरा बताना? रेड पेन से करूंगा तो ओवर, देखो ओपनिंग स्टॉक, जब मैंने ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू करा, यहाँ 1 लाख की जगह 1.5 लाख करा, तो ये तो मेरा 7 लाख आया, और वही 7 मेरा यहाँ पर आया था, ठीक है। अब जब ये 7 आया तो ये मेरा 2 लाख रुपए घटकर क्या हो जाएगा? 1.5 लाख नहीं हो जाएगा?
जब मैंने अपना ओपनिंग स्टॉक को बढ़ाकर 1.5 करा, मेरा ओवर वैल्यू कर दिया, गलती से रॉन्ग आइटम कराना, रॉन्ग ट्रांजेक्शन कर दी, रेक्टिफिकेशन करना है मुझे, ठीक करना है, तो क्या करूं भैया बताओ। मैंने 1 लाख रुपए ओपनिंग स्टॉक दिखाना, मेरा एक्चुअल जो डाटा था वो ये था, मुझे ये दिखाना था। मैंने क्या करा, गलती से मैंने अपने बुक में देखा दोबारा, और मैंने कहा ये तो ओवर वैल्यू हो गया ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक को 1 लाख की जगह 1.5 लाख दिखा दिया। अब 1 की जगह 1.5 दिखाने से क्या हुआ, डेबिट साइड में 50,000 बढ़ गया, और जब डेबिट साइड में 50,000 बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। खुद ही देख लो ना यार, 1 की जगह 1.5 कर लो। अब 7 लाख में से 3 लाख, 4 लाख और 5 और 5.5 माइनस होंगे तो 1.5 लाख ही तो बचेगा। तो जब मैं अपना ओपनिंग स्टॉक की ओवर वैल्यू कर देता हूं, गलती से ओपनिंग स्टॉक को बढ़ाकर ज्यादा कर देता हूं, तो इससे मेरा प्रॉफिट क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो ठीक करने के लिए क्या करूंगा, प्रॉफिट को वापसी बढ़ा दूंगा। क्लियर है या नहीं है, क्लियर है, समझ में आ गया ये वाली चीज, समझ में आ गई। अब मैंने क्या करा, मैंने कहा ओपनिंग स्टॉक में कुछ गलती नहीं करी, मैंने ओपनिंग स्टॉक में कोई गलती नहीं करी। अब जरा एक्सपेक्ट चेंज करते हैं, मैंने क्लोजिंग स्टॉक को 2 लाख की जगह पर 1.5 लाख दिखाया सिर्फ। अब क्या हुआ, मैंने रॉन्ग आइटम कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू कर दिया। क्या कर दिया दोस्त, अंडर वैल्यूड कर दिया। अंडर वैल्यू करने का मतलब क्या हुआ कि मेरा 2 लाख रुपए क्लोजिंग स्टॉक आना चाहिए था, पर गलती से मैंने 1.5 लाख कर दिया। गलती कर दी मैंने, गलती करने से क्या हुआ, अब ये 5 और ये 1.5 कितना हो गया, 6.5। अब मेरा जो 7 लाख का प्रॉफिट है वो 6.5 का दिख रहा है, और यहां पर तो वही है। इसको अभी भूल जाओ, अभी ये टोटल करो, एक अभी कोई गलती नहीं ओपनिंग स्टॉक में। अब मैं क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहा हूं, ओपनिंग की समझा चुका, क्लोजिंग की बात कर रहा हूं, डाटा अभी भी यही है। 1 लाख, 3, 4 लाख और 5 लाख। जब 6.5 में से 5 आएगा, फिर दोबारा मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, फिर मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक की वजह से कम हो जाएगा। जब मैं क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू करता हूं, तभी भी मेरा प्रॉफिट क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अब मुझे ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर मैं कभी भी ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दूं, ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दूं, मतलब डेबिट साइड में बढ़ा दूं, समझो, अगर डेबिट साइड आपकी गलती से बढ़ गई तो प्रॉफिट कम, और अगर क्रेडिट साइड गलती से कम हो रखी है तो प्रॉफिट तब भी कम। समझ में आ रहा है। तो डेबिट साइड बढ़ा दी तो प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि बढ़ाने से खर्चा दिख गया ज्यादा तो प्रॉफिट कम हो गया। क्रेडिट साइड 2 लाख दिखाना था, आपने 1.5 दिखाया, तो क्रेडिट साइड में जहां ज्यादा इनकम दिख रही थी आपने कम दिखाया, तब भी प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो अगर आपने गलती से अपना ओपनिंग स्टॉक को बढ़ा दिया, गलती से अपना ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया, तो आप उसको क्या कर देना, ऐड कर देना। क्यों, क्योंकि ओवर वैल्यू करने से आपका प्रॉफिट कम हो गया होगा, डेबिट साइड बढ़ गई होगी, खर्चा, प्रॉफिट कम हो गया होगा, इसलिए ऐड कर देंगे। इन दोनों से क्या होता है पता है आपको, प्रॉफिट रिड्यूस होता है। इन दोनों से प्रॉफिट क्या हो जाता है दोस्त, रिड्यूस हो जाता है। और प्रॉफिट रिड्यूस हो जाता है, इन दोनों की वजह से प्रॉफिट को दोबारा बढ़ा देंगे। क्योंकि फिर अगर इन दोनों अगर हमने कोई भी ट्रांजेक्शन में गलती करी हुई है, तो जो हमारा प्रॉफिट निकलेगा वो भी गलत निकलेगा, और अगर हमारा नॉर्मल प्रॉफिट गलत निकलेगा, उससे जो एवरेज प्रॉफिट निकलेगा वो भी गलत निकलेगा, फिर गुडविल भी गलत निकल जाएगी। जब हमने कोई गलती कर दी पूरे ट्रांजेक्शन करने में, गलती से 1 लाख दिखाकर 1.5 दिखा दिया, 2 लाख दिखाना था क्लोजिंग स्टॉक, कम करके 1.5 दिखा दिया, तो अब उसमें क्या करा, हमने गलती कर दी। जब हमने गलती ठीक नहीं करी, उससे हमने नेट प्रॉफिट निकाल दिया, नॉर्मल प्रॉफिट से एवरेज निकाल दिया, एवरेज से गुडविल निकाल दी, सारा गलत हो गया। इसे ठीक करोगे नहीं करोगे, करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट। ठीक है सर। अच्छा, अंडर वैल्यू, अब देखो इसको ऐसे समझो, अंडर वैल्यू ओपनिंग स्टॉक का मतलब, ओपनिंग स्टॉक 1 लाख था, आपने गलती से ओपनिंग स्टॉक के डेबिट साइड में आता है 1 लाख रुपए, ऐसे समझो, डेबिट साइड का ट्रेडिंग अमाउंट है, यहां ओपनिंग स्टॉक 1 लाख दिख रहा है, आपका डेबिट है, सॉरी ये मेरा यहां है आपका डेबिट, ठीक है। तो आपका ओपनिंग स्टॉक 1 लाख दिख रहा है। अब जब ओपनिंग स्टॉक 1 लाख दिख रहा है तो आप क्या करोगे, इसको आपने 1 लाख से 50 कर दिया, अंडर वैल्यू कर दिया ओपनिंग स्टॉक। जब आपने ओपनिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू करा, तो आपका जो 1 लाख खर्चा दिखना था उसमें 50,000 कम खर्चा दिखा है। 50,000 कम खर्चे की वजह से प्रॉफिट बढ़ गया होगा। दिखाऊं प्रूफ करके, समझ में आ गया वैसे, पर दिखा देते हैं एक बार। देखो यहां आपने 1 लाख दिखाया था, दिखाना कितना था, 1 लाख, गलती से आपने इसको क्या कर दिया, 50,000 दिखाया। जब आपने यहाँ पर 50,000 दिखाया तो 3 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख, और 7 में से 4.5 लाख जाएंगे, तो अब ये प्रॉफिट घटकर बढ़कर क्या हो जाएगा, 2.5 लाख हो जाएगा। तो जब भी आप अपने ओपनिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू करते हो, तो रीजन समझो कि आपका खर्चा 1 लाख शो करना था, आपने 50 ही शो करा। इसका मतलब 50 खर्चा कम दिखाने की वजह से 50 प्रॉफिट बढ़ गया। सेम है लीजिए, अपना क्लोजिंग स्टॉक को 2 की जगह 2.5 लाख दिखा दिया। जब की 2 की जगह 2.5 लाख दिखा दिया, जहां प्रॉफिट 2 लाख दिखाना था, क्रेडिट साइड में 2 लाख जाना था, वहां आपने 50,000 ज्यादा दिखा दिया, तो क्रेडिट साइड में 50,000 ज्यादा दिखाने की वजह से प्रॉफिट बढ़ गया। तो इन दोनों की वजह से क्या होता है दोस्तों, अंडर वैल्यू ओपनिंग स्टॉक को कम दिखाने से प्रॉफिट बढ़ता है, क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा दिखाने से भी प्रॉफिट बढ़ता है। इस दोनों से प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है, इसलिए मुझे प्रॉफिट को ठीक करने के लिए लेस करना होगा, क्योंकि इन ट्रांजैक्शन की वजह से प्रॉफिट बढ़ गया होगा। अब लेस करके प्रॉफिट को ठीक करूंगा, दैट्स कॉल्ड एडजस्टमेंट। क्लियर है या नहीं है, क्लियर है, दोबारा समझ में आ गई, ठीक है।
आगे और समझो। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद हम करेंगे नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, उसको करेंगे ऐड। अब नॉन रिकरिंग एक्सपेंस क्या होते हैं? नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, ऐसे खर्चे जो एक ही बार होते हैं और फ्यूचर में उसके होने के कोई भी चांसेस नहीं होता, दैट्स कॉल्ड नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। ठीक, दोबारा समझो। सच एक्सपेंस आर नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, क्या लिखा मैंने? सच एक्सपेंसेस आर नॉट एक्सपेक्टेड, such expenses are not expected in future। तो ऐसे खर्चे जो आज कर दिए गए हैं, इस साल कर दिए गए हैं, पर फ्यूचर में उनके होने का कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। जस्ट एग्जांपल कि मान लो मेरी फैक्ट्री के अंदर आग लग गई, आग लगने की वजह से मुझे फैक्ट्री को दोबारा रीडेवलप करना पड़ा, जहां जहां आग लगी थी वो पार्ट हटाकर नया पार्ट लगाना पड़ा। तो अब मैं ये थोड़ा कहूंगा कि फ्यूचर में भी ये वाली कॉस्ट फिर दोबारा लगेगी, नहीं सर, ये हो गया नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। ठीक है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। ठीक है, तो कोई भी ऐसा चीज, कोई भी ऐसा खर्चा जो इस साल किया गया पर फ्यूचर में उसके होने के कोई भी आगे चांसेस नहीं है, दैट्स कॉल्ड नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। और जब ये रेगुलर नेचर का हुआ ही नहीं, क्योंकि आज करा, फ्यूचर में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है इसके होने की, जब रेगुलर नेचर का है ही नहीं, तो इस खर्चे को गुडविल की ट्रीटमेंट का लेते समय इसको हम हटा देंगे। वेब इसको नेट प्रॉफिट में नहीं हटाएंगे दोस्तों, दोनों ध्यान सुन लो। पीएनएल अकाउंट में इन खर्चों को नहीं हटाते, खर्चा है तो पीएनएल अकाउंट में डालेंगे, वहां तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए कैलकुलेट सही करा है हमने। पीएनएल अकाउंट में ये खर्चा माइनस हो रखा होगा, इस खर्चे को यहां से हटा, इससे खर्चा मतलब माइनस हो रखा होगा, ऐसे खर्चे से प्रॉफिट कम हो गया होगा, दोबारा ऐड कर दूंगा प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये रेगुलर नेचर का खर्चा नहीं है दोस्तों, ये ऐसा खर्चा है कि आज हुआ, क्योंकि देखो आग लग गई, फैक्ट्री जल गई, फैक्ट्री जलने के लिए मुझे फैक्ट्री को दोबारा डेवलप करा, अब बार बार तो डेवलप करूंगा नहीं, बार बार तो आग लगेगी नहीं, तो बार बार डेवलप क्यों करूंगा फैक्ट्री को, है ना? तो ऐसा खर्चा जो वन टाइम एक्सपेंसेस है, फ्यूचर में इसके होने के कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं होती, दैट्स कॉल्ड नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। जब नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है तो ऐसे खर्चे पीएल अकाउंट में डालने से प्रॉफिट कम हो गया होगा, ठीक करने के लिए वापस प्रॉफिट को बढ़ा दूंगा। क्लियर है या नहीं है? ठीक है, सेम एज इट इज, जब नॉन रिकरिंग एक्सपेंस हो जाता है तो नॉन रिकरिंग इनकम भी हो सकती है। नॉन रिकरिंग इनकम, ऐसी इनकम, such income which not expected to earn in future, such income are not expected in future, are not expected in future। ऐसी इनकम जो फ्यूचर में होने की दोबारा एक्सपेक्टेशन नहीं है, नहीं होगी फ्यूचर में, वन टाइम इनकम है, एक बार कमा ले छुट्टी, फ्यूचर में होने के कोई भी चांसेस इसके नहीं है, दैट्स कॉल्ड नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। तो फिर ऐसी इनकम को प्रॉफिट में जोड़ने का क्या फायदा? कि जब भाई आज मैं इनको जोड़ने के हिसाब से एवरेज प्रॉफिट निकाल दूं और जब बिजनेस को बेचूं अगले पर्सन पे ऐसी इनकम कोई हुई ना, तो एवरेज प्रॉफिट तो गलत निकल गया। इसलिए आज इस प्रॉफिट को डालने से नेट प्रॉफिट बढ़ गया होगा, इनकम रिकॉर्ड करने से पीएनएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट बढ़ गया होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको नेट प्रॉफिट को माइनस करने का, क्योंकि ये नॉर्मल नेचर का खर्चा नहीं है, रेगुलर नेचर की इनकम नहीं है, ये ऐसी इनकम है जो एक बार होगी तो वापसी कभी होने के चांसेस नहीं है, एक्सपेक्टेशन नहीं है, हम एक्सपेक्ट नहीं करते दोबारा होगा, क्या पता हो जाए पर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल दे देता हूं मैं, आपको पता है क्या कहते हैं, कैपिटल गेन, अगर आपने डायरेक्ट टैक्स कभी पढ़ी हो, चलो छोड़ो डायरेक्ट टैक्स का क्या लेता हूं, एग्जांपल सुनो। मान लो मेरा एक घर है जो कि हाईवे के बीच में आ रहा है और वहां से गवर्नमेंट को हाईवे बनाना है। मेरा एक घर है, जैसे कि मान लेते हैं गवर्नमेंट एक नया हाईवे बनाना चाहती है, हाईवे ऐसे बनना था पर मेरा घर यहाँ पर है, ठीक है, अब गवर्नमेंट चाहती है इस हाईवे को यूं करके घुमाया जाए, एक हाईवे यहाँ से लिया जाए, एक हाईवे यहाँ से इधर जाने के लिए, एक इधर जाने के लिए, और मेरा घर बीच में आ रहा है। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, मेरे घर को हटाएगी और मेरे घर को हटाने के लिए इस घर का कंपलसरी एक्विजिशन करेगी, कंपलसरी एक्वायर कर लेगी। मैं बेचना नहीं चाहता इस घर को, फिर भी गवर्नमेंट कंपलसरी एक्वायर कर लेगी। अब कंपलसरी एक्वायर करेगी तो गवर्नमेंट मुझे इसके बदले का कंपनसेशन देगी, और जितनी मार्केट वैल्यू चल रही होगी इस घर की, उतनी घर की उससे काफी ज्यादा गवर्नमेंट हमें इसको प्रोवाइड करेगी कि घर हम आपका, देखो एक हमारे पास कुछ अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है जो हमारे भारत के संविधान में है कि हमारा अगर घर है तो हम अपने मर्जी से अपना घर बेच सकते हैं, मर्जी से घर खरीद सकते हैं, हमारी मर्जी के खिलाफ कोई हमारा घर नहीं ले सकते। गवर्नमेंट के पास भी अधिकार है। गवर्नमेंट को अगर बहुत जरूरत है
इस पर्टिकुलर चीज की, इस पर्टिकुलर लैंड की, तो वो कंपलसरी एक्वायर भी कर सकती है। पहले रिक्वेस्ट करेगी, अगर दे दिया ठीक, नहीं तो कंपलसरी एक्वायर करेगी। ठीक है, कंपलसरी एक्वायर करने पे ऐसा नहीं है कि आपको पैसे देगी, पैसे देगी। हमें इस बदले में पैसे मिला। मेरा घर था हाईवे के बीच में आ रहा था, गवर्नमेंट ने कहा हमें यहाँ से नया हाईवे बनाना है, तो आपके घर का हम खरीदना चाहते हैं। मैंने कहा मैं नहीं बेच रहा जी। तो कोई बात नहीं, गवर्नमेंट ने मेरा ये घर को कंपलसरी एक्वायर कर लिया। मैं बेचना नहीं चाहता था, फिर भी घर में कंपलसरी एक्वायर दी। इसके बदले का मुझे कंपलसरी देगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जब इसके बदले का मुझे कंपलसरी देगी, इसको बोलेगा नॉन रिकरिंग इनकम, क्योंकि ये घर बार बार कंपलसरी एक्वायर नहीं होगा, और ये इनकम फ्यूचर में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि अब ये इनकम दोबारा होगी। दैट्स कॉल्ड नॉन रिकरिंग इनकम। आया समझ में नहीं आया? तो नॉन रिकरिंग इनकम होगी या कोई भी किसी टाइप का खर्चा होगा, ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। इजीली आप बात समझ जाओगे कि ये इनकम नॉन रिकरिंग है या रिकरिंग है। रिकरिंग जो बार बार हो, नॉन रिकरिंग जो बार बार ना हो। क्लियर है? एग्जाम्पल अच्छा लगा? ठीक है, जब आप डायरेक्ट टैक्स पढ़ते हो तो कैपिटल गेन में एक कंसेप्ट आता है। ठीक है, चलो लो भाई अगला, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि दोस्तों ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती क्या है, और अगर हमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पता चलेगी तो हमें पता चल जाएगा हमारी इनकम क्या है। ठीक, अब समझो ध्यान से कि नॉन ट्रेड इनकम है क्या, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या है। भाई मेरा काम है फर्नीचर को बनाकर बेचना, मेरा बिजनेस है। तो फर्नीचर, अगर मैं फर्नीचर खरीदने में पैसा लगा रहा हूँ, ये मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो ये बिजनेस का नेचर है मेरा कि पहले मैं फर्नीचर खरीदूंगा, फिर उसको थोड़ा लकड़ियां खरीदूंगा, बनाऊंगा, पैसा लगाऊंगा, फिर बेचूंगा। पर सोचो मेरा काम, मेरा बिजनेस क्या है? फर्नीचर खरीद कर या फर्नीचर बनाकर बेचना। अब मैंने ना क्या करा, मैंने अपने बिजनेस का कुछ पैसा लेकर मैंने बाहर किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, या मैंने बैंक में जाकर अपने बिजनेस के पैसे की एफडी करा दी, इन्वेस्टमेंट कर दी। तो बाहर अगर बिजनेस के शेयर खरीद लिया, या बैंक का पैसे से, सॉरी बिजनेस के पैसे से आपने बैंक में एफडी करा ली, इन्वेस्टमेंट ले ली, बैंक की इन्वेस्टमेंट, तो ऐसा करने से क्या जो इनकम हुई वो इनकम रेगुलर नेचर की है क्या बिजनेस की? नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है क्या बिजनेस की? बिजनेस का क्या रेगुलर नेचर का काम है क्या शेयर को खरीदना बेचना? क्या बिजनेस का ये नेचर है? बिजनेस का क्या नेचर है कि वो शेयर खरीदती बेचती है? नहीं सर, बिजनेस का काम तो, बिजनेस की नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी तो क्या है? फर्नीचर बनाकर बेचना। अब बिजनेस ने अगर शेयर खरीद लिए, और शेयर खरीदने के बाद उस शेयर से उसको मिल गया डिविडेंड, या डिवेंचर खरीद लिए, उस पर मिल गया उसको इंटरेस्ट, तो ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करना जो आपकी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी नहीं होती, उसको बोलते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। मेरा बिजनेस है फर्नीचर बनाकर बेचना, तो अगर मैं फर्नीचर बनाकर बेच रहा हूं और फर्नीचर पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं तो दैट्स कॉल्ड ट्रेड इन्वेस्टमेंट। पर मैं फर्नीचर पे नहीं, मैं किसी दूसरी कंपनी में एज अ शेयर खरीदता हूं, एज अ डिबेंचर खरीदता हूं, मैं वहां से इनकम अर्न करना चाहता हूं, मैं डिविडेंड कमाना चाहता हूं, मैं इंटरेस्ट कमाना चाहता हूं, तो उसको बोलते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और जो ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है क्या रेगुलर है? नहीं, मैंने कहा जो रेगुलर नेचर की एक्टिविटीज होती है, जो रेगुलर नेचर की इनकम होती है, वही प्रॉफिट का पार्ट मानो और उसी के हिसाब से एवरेज प्रॉफिट निकालो। पर ये रेगुलर नेचर की एक्टिविटी नहीं है। आपका खुद ही सोचो कि अगर मैं किसी और कंपनी में पैसा लगाता हूं और वहां से कोई इनकम करता हूं, तो इससे मेरी गुडविल पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? कुछ भी नहीं पड़ेगा यार। मैं तो अगर मैं ट्रेड एक्टिविटी करता हूं, मेरा बिजनेस काम है, अगर मैं उसको और अच्छे से करता हूं और अच्छे, तो इससे मेरा गुडविल का इफेक्ट पड़ेगा। आप मेरे वहां से मेरा फर्नीचर खरीद के लाते हो, अगर मेरी फर्नीचर की क्वालिटी में अच्छा करने की कोशिश करूंगा तो गुडविल पे अच्छा लगेगा ना, गुडविल बढ़ेगी। पर मैं फर्नीचर पे कुछ नहीं कर रहा, मैं सारा इन्वेस्टमेंट अपनी बाहर किसी कंपनी में कर रहा हूँ, तो इससे गुडविल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या मेरी कंपनी की गुडविल बढ़ेगी? कैसे बढ़ जाएगी भाई? गुडविल तो तब बढ़ेगी जब अपने प्रोडक्ट पे आप इन्वेस्ट करोगे पैसा, उसको अच्छा करने की कोशिश करोगे। प्रोडक्ट पे अच्छा नहीं करने की कोशिश कर रहा मैं, कहीं इन्वेस्टमेंट का कर रहा हूँ, नॉन ट्रेड कर रहा हूँ, मैं अपने बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ बिजनेस के बाहर, कहाँ किसी दूसरी कंपनी में शेयर खरीदने के इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो ऐसे से मेरी गुडविल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और जब गुडविल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये ऐसी इनकम को प्रॉफिट का पार्ट भी मत बनाओ। व्हाइल कैलकुलेटिंग द एवरेज प्रॉफिट निकालते टाइम इस इनकम को जो आपने बढ़ा दी थी अब हटा दो, इस इनकम को ऐड करी होगी ना आपने, हटा दो, लेस कर दो, क्योंकि इस इनकम को लेकर गुडविल को कैलकुलेट मत करो, क्योंकि इस इनकम से गुडविल पे कोई भी बढ़ती घटती नहीं है, गुडविल पे इफेक्ट नहीं पड़ता। ये अगर इनकम हो भी जाए, मुझे डिविडेंड आ भी जाए, मेरे को इंटरेस्ट आ जाए, तो इससे गुडविल पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा दोस्तों। गुडविल पे इफेक्ट तो तब पड़ेगा जब आप अपने प्रोडक्ट पे इन्वेस्टमेंट करोगे, ट्रेड इन्वेस्टमेंट करोगे, अपने व्यापार पे इन्वेस्ट करोगे, तब पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ऐसी इनकम, जो इनकम हमारी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, हमारे बिजनेस में ना करके हमने नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से ट्रेड नहीं करा, तो इसके लिए बना इसे लिखना इट नॉट रिलेटेड टू नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी, इट नॉट रिलेटेड टू नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी, इट नॉट रिलेटेड टू नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी।
ठीक है सर, ठीक है, ये तो हो गया एडजस्टमेंट। अब देखो पार्टनर को आप रेम्यूनरेशन दोगे, पार्टनर, रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है, रेम्यूनरेशन इक्वल टू सैलरी प्लस कमीशन, जो जो पार्टनर को मिलेगा दैट्स कॉल्ड रेम्यूनरेशन। सैलरी हो सकती है, कमीशन हो सकता है ना, वो रेम्यूनरेशन होता है। तो अगर आपने पार्टनर को रेम्यूनरेशन नहीं दिया, इफ नॉट पेड, इफ नॉट डिडक्टेड, अगर आपने माइनस नहीं कर रखा अपने प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि जब मैं ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाता हूं तो पार्टनर रेम्यूनरेशन माइनस नहीं करता, उसके लिए बनाता हूं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये तो आपने सीखा, क्योंकि पार्टनर के सारे रिलेटेड खर्चे पीएनएल एप्रोप्रिएशन से माइनस होते हैं, तो आपने नेट प्रॉफिट में माइनस नहीं करा होगा। और क्योंकि पार्टनर रेम्यूनरेशन इज अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस, आप उसको दोगे ना खर्चा, और ये नॉर्मल खर्चा है दोस्तों, ये नॉर्मल खर्चा है, इससे प्रॉफिट कम होना चाहिए, पर आपने कम नहीं करा, क्योंकि कम आप तब करोगे जब आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाओगे। ये वो प्रॉफिट है, ये वाला नेट नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो नेट प्रॉफिट से आया है, जो कहां से आया, जो नेट प्रॉफिट है, जो बिजनेस के ट्रेडिंग एंड पीएनएल से आया है। अब जब ट्रेडिंग एंड पीएनएल से आएगा तो पार्टनर रेम्यूनरेशन आपने माइनस नहीं करोगा, मतलब पार्टनर से रिलेटेड जितना भी खर्चा देना था, पे करना था, वो आपने माइनस नहीं किया होगा। और क्योंकि पार्टनर की सैलरी देना नॉर्मल एक्टिविटीज होती है, रेगुलर हम सैलरी देते हैं, हर महीने सैलरी देते हैं, आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था, आना चाहिए था, पर आपने माइनस नहीं करा, इसलिए माइनस कर रहा हूं, इसलिए माइनस कर रहा हूं। इस बार उल्टा पढ़ रहा हूं, इस बार उल्टा कर रहे हैं, ये इनकम आपने माइनस ऐड कर रखी थी और इससे प्रॉफिट बढ़ गया था, ये आपने कर दिया था, बढ़ा दिया था प्रॉफिट इससे, इसलिए हटा रहा हूं, ये कर रहे हैं। पर ये आपने पार्टनर रेम्यूनरेशन माइनस नहीं करा था, और क्योंकि पार्टनर को सैलरी कमीशन हम रोज देते हैं, हर महीने देते हैं, ये रेगुलर नेचर की एक्टिविटी है, और क्योंकि माइनस नहीं करा, क्योंकि ऊपर जो प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट है, और नेट प्रॉफिट के बाद माइनस करते हैं, इसलिए यहां से पार्टनर रेम्यूनरेशन माइनस करेंगे। क्लियर है या नहीं है? क्योंकि पार्टनर रेम्यूनरेशन इज अ नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी, ये जो बिजनेस हमारा खरीदेगा, दूसरा पर्सन को हमारा बिजनेस कर, वो भी अपने पार्टनर को देगा, नहीं देगा, तो ये उसका भी है, तो यहाँ पर माइनस होना चाहिए, क्योंकि हम देंगे अपने पार्टनर को एक्सपेंस, हम अपने पार्टनर को देंगे तो अगला पर्सन ही पार्टनर को देगा, है ना भाई। आपने मेरा बिजनेस खरीदा, मैं भाई मेरे पार्टनर है, मैं भी पार्टनरशिप बिजनेस है, आपका ही पार्टनरशिप है, तो मैंने अपने पार्टनर को पैसे दूंगा, तो आप तो मेरा बिजनेस खरीदोगे तो आप भी तो दोगे अपने पार्टनर को पैसा, रेम्यूनरेशन। सर मान लो ऐसी कंपनी ने बिजनेस करा जो पार्टनरशिप है ही नहीं, तो फिर ये खर्चा आएगा भी नहीं, ये अपने क्वेश्चन में दिखेगा ही नहीं, है ना। ये क्वेश्चन में कब दिखेगा, ये क्वेश्चन में तब दिखेगा दोस्तों जब दोनों पार्टी आपस में पार्टनरशिप बिजनेस है, मेरी पार्टनरशिप बिजनेस है, जिसने खरीदा वही पार्टनरशिप बिजनेस है, तभी तो ये खर्चा दोगे दोनों पार्टी, तभी ये नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी हुई। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है, इसलिए हटाया। ये खर्चा माइनस नहीं करा था इसलिए कर रहे हैं, ये इनकम ऑलरेडी बढ़ा दी थी इसलिए माइनस कर रहे हैं, दोनों में फर्क है, ठीक है। और एनी फ्यूचर एक्सपेंस, एनी फ्यूचर एक्सपेंस, एनी फ्यूचर एक्सपेंस like insurance premium, like इंश्योरेंस प्रीमियम, ऐसे कोई फ्यूचर खर्चे, लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम, तो ऐसे कोई फ्यूचर के खर्चे जो आपने अभी तक माइनस नहीं करे, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम है, आप प्रीमियम दोगे, आप अपने इंश्योरेंस कराया, आप उसका प्रीमियम भरोगे, पर आपने अभी माइनस नहीं करा, तो कर दो भाई माइनस, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम इज अ नॉर्मल एक्टिविटी होती है, हर साल आप इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हो, अगर आपने माइनस नहीं करे फ्यूचर के एक्सपेंस तो कर दीजिए माइनस, ठीक है दोस्त। और एक ऊपर की एंट्री है कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज, नहीं ऐसे लिखो चार्ज एज रिवेन्यू एक्सपेंस, चार्ज एज रिवेन्यू एक्सपेंस। आपने कोई ऐसे खर्चे जो कैपिटल नेचर के थे और आपने उसको रिवेन्यू नेचर के खर्चे चार्ज कर दिए, ये हो गया रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये हो गया रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। कैपिटल खर्चे, ध्यान सुनना, कैपिटल नेचर के खर्चे कभी पीएल अकाउंट में आते नहीं, ये आते हैं बैलेंस शीट के अंदर। और अगर आपने कोई भी कैपिटल नेचर के खर्चे उसको रिवेन्यू एक्सपेंस मान लिया, इसका मतलब आपने पीएल अकाउंट में डाल दिया उसको, और जब आपने पीएल अकाउंट में डाला तो उससे प्रॉफिट कम हो गया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? जैसे कि मैंने कहा मैंने मशीन खरीदी, मशीन खरीदने की एंट्री होती है मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, आपने पता क्या कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये कर दिया। और जैसे आपने मशीन खरीदने की एंट्री मशीन टू बैंक करनी थी, वो पीएल अकाउंट में आती नहीं, वो मशीन अकाउंट में जाती और बैलेंस शीट में जाती, आपने मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक की जगह कर दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, और उसको डाल दिया ट्रेडिंग में, और परचेज डाल दिया ट्रेडिंग में, और इससे मेरा प्रॉफिट कम हो गया, जबकि वो था कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपने उसको रिवेन्यू ट्रीट करके अपना प्रॉफिट कम कर दिया। अब गलती कर दी नहीं करती, इसको ठीक करने के लिए मुझे दोबारा प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा, और जब आप ये कर दोगे तो इसका करने के बाद आपका जो टोटल हो जाएगा उस टोटल को हम बोलेंगे
एडजस्टेड नॉर्मल प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, क्या बोलेंगे उसको, एडजस्टेड प्रॉफिट। ये सारी एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट एफएमपी, ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी और ये वो प्रॉफिट होगा जो जिस प्रॉफिट से हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। क्योंकि ऐसी ट्रांजैक्शन जो रेगुलर नेचर की नहीं है और आपने उससे भी प्रॉफिट इंक्रीज कर रखा है, तो फ्यूचर में जो एवरेज प्रॉफिट आपने निकालोगे वो गलत निकाल दोगे, वो एक्सपेक्टेड गलत कर जाओगे, क्योंकि उसके आसपास नहीं बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। क्योंकि ये ट्रांजेक्शन जरूरी है आपकी एक साल में हुई होगी, आगे वाले पर्सन के ट्रांजेक्शन में ना हो, अगले वाले पर्सन जिसने खरीदा बिजनेस उसके अगले साल में ना हो, उससे प्रॉफिट ना बढ़ाओ। आपने तो कहा भाई इतना प्रॉफिट होगा, हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया कि आपका ऑन एन एवरेज हो जाएगा 2 लाख का प्रॉफिट, पर उसका 50,000 हुआ है। आपने 1.5 लाख कुछ ऐसी प्रॉफिट इंक्लूड कर दिया था जो एबनॉर्मल नेचर के थे, जो कभी कभी होते हैं, तो गलत एक्सपेक्टेड कर दोगे, वो अगला पर्सन गलत गुडविल पकड़ा देगा आपको, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से गुडविल निकलती है। आपने गलत प्रॉफिट कैलकुलेट करा तो उसने गलत गुडविल दे दी, नुकसान हो जाएगा उसका। इसलिए ऐसा एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करो जो नॉर्मल ट्रांजेक्शन से हुआ हो। जो एबनॉर्मल ट्रांजेक्शन है, जो रेगुलर नेचर की नहीं है, उससे जो इफेक्ट हुआ, उससे प्रॉफिट बड़ा घटा, उसको ठीक करो और उसके बाद एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करो, दैट द एडजस्टमेंट। जब ये एडजस्टमेंट पूरी हो जाएगी उसके बाद आप निकालोगे एवरेज प्रॉफिट, स्टेप अगले स्टेप पे फिर निकालोगे आप गुडविल, ठीक है। तो आपका स्टेप नंबर 1 अब कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपका स्टेप नंबर 1 हो जाएगा ये वाला, जिसमें आपको पहले तो एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट करने के बाद अब जो प्रॉफिट बच जाएगा उससे निकालेंगे स्टेप नंबर 2 में एवरेज प्रॉफिट। किसका निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, इन्हीं प्रॉफिट का। ऐसे आपको हर साल में करना पड़ेगा। और उसके बाद स्टेप नंबर 3 के अंदर आप निकालोगे गुडविल। जो मैंने आपको ऊपर एडजस्टमेंट दी है, इसमें से 1 या 2 एडजस्टमेंट ही क्वेश्चन में पूछी जाती है, ज्यादा से ज्यादा 3 पूछी जाती है, इतनी सारी एडजस्टमेंट नहीं पूछी जाती। उसके बाद निकालोगे गुडविल। और गुडविल कैसे निकालेंगे, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस। ये हुआ एवरेज प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट खत्म। और आपके लिए आज की क्लास में ये वाला होमवर्क है, 3, 4 होमवर्क में है, 5 होमवर्क में है, 6 होमवर्क में है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसमें मैं ज्यादा इसलिए मेहनत करवा रहा हूं आपको, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डाले हुए देख लो, मैं इस पर ज्यादा मेहनत करवाऊंगा। क्यों, जब मैं ये आले ज्यादा मेहनत करा दूंगा तो आपको ऑटोमेटिकली, जब सुपर प्रॉफिट या अगला मेथड कराऊंगा तो ऑटोमेटिकली आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो मैं अगली क्लास में आपको सारे क्वेश्चन करा दूंगा ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है। तो आपके पास होमवर्क के क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको करके लाना है, इन बेसिस पर रखते हुए। ध्यान दीजिए, सारी असाइनमेंट मैं आपको करा चुका, सारे लॉजिक में आपको क्लियर कर चुका। भूल गए कोई बात नहीं, दोबारा देख लेना, वहीं जाकर देख लेना, पर कौन सा मत भूलना। आज की क्लास को यहीं समाप्त करता हूं, नेक्स्ट क्लास में मिलता हूं बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।